जी तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो कल कल कौन कौन नहीं आया था? सही। सबसे पहले तो जो कल की वीडियो है उसमें ज़्यादातर बातें बातें ही हैं, लेकिन उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है उसको ज़रा फास्ट फॉरवर्ड करके उसको देख लीजिएगा। नहीं, आज करूँगा। सही है। उसको बस थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करें और उसको देख लेंगे भाई क्या हो रहा है। बात समझ आ रही है? तो अब थोड़ा इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं। कल की चीज़ें थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड में देख लेते हैं। हमने जब क्लास स्टार्ट की तो एक बच्चे ने पॉइंट रेज किया था कि कुछ आपको नेटफ्लिक्स वाली वेबसाइट में फ़ॉन्ट नहीं मिल रहे थे। तो मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी वेबसाइट से कोई फ़ॉन्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। याद आ रहा है? उसके बाद हम लोगों ने एक और चीज़ देखी थी कि हम लोग किसी भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट के बैकग्राउंड पे लाइट बंद कर दीजिएगा। किसी भी हम लोग ब्लॉक लेवल एलिमेंट के बैकग्राउंड पे हम लोग कोई तस्वीर लगा सकते हैं। ये किसने बंद किया भाई? सही है। देखें, अब ध्यान दें थोड़ा। अभी थोड़ा स्पीड में जाएंगे क्योंकि ये पुरानी बातें। तो मैं कहा कि सबसे पहले आपको आपकी हमने फ़ॉन्ट डाउनलोड किया और उस फ़ॉन्ट को इस्तेमाल किया। कल हमने काम पहला ये किया। सही है। उसके लिए हमने फ़ॉन्ट फेस इस्तेमाल किया। फ़ॉन्ट फेस के अंदर दो प्रॉपर्टियाँ होती हैं, एक फ़ॉन्ट फैमिली होती है और एक एसआरसी होती है। याद है सबको? नहीं याद है तो देख लीजिएगा। उसके बाद दूसरी हमने एक चीज़ देखी थी कि हमने आपको बताया था कि किसी भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट में बॉडी खुद एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, डिव खुद एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। जो भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है उसका बैकग्राउंड जो है उस पर हम कोई तस्वीर लगा सकते हैं। ये आप पूरा दिन कोई भी वेबसाइट आप खोलते हैं तो ये काम आप देखते रहते हैं कि जब कोई वेबसाइट खुलती है तो उसके बैकग्राउंड में एक तस्वीर आ रही होती है, उसके फ्रंट एंड पे कुछ लिखा हुआ होता है। तो ये सब इसी तरीके से हुआ जाता है और ये हमारे लकली सामने सामने कोड लिखा हुआ है। सही है। तो इसके कुछ आपके पास प्रॉपर्टीज़ है। खैर इनको आप देख लीजिएगा कि ये कवर कंटेन क्या क्या करता है। ज़्यादा बेटर है कि आप खुद उसको एक एक प्रॉपर्टी चेक करें। अगर ज़्यादा आपको इस पर टेंशन नहीं उठानी तो आप W3 स्कूल खोल लें। W3 स्कूल जो है वो ट्राई इट बाय योरसेल्फ, वो खुद खुद दिखा रहा होता है कि ये प्रॉपर्टी क्या करती है, वो प्रॉपर्टी क्या कर रही है। सही है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हमने ये तस्वीर इस्तेमाल की थी और ये किस पे लगी हुई है? एक डिव पे लगी हुई है। ठीक है। इस पे हमने मीडिया क्वेरी लगाई थी। बिल्कुल लगाई थी। तो इस पे मीडिया क्वेरी भी लगी हुई है। उस पर अभी आते हैं। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा टेंशन ना ले। तो दूसरी बात ये थी कि हमने किस पे बात की थी? बैकग्राउंड इमेज पे। सही है। बैकग्राउंड इमेज पे सबसे बड़ी पहली प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड इमेज खुद, कि आपको कौन सी बैकग्राउंड इमेज लगानी है। अब यहाँ पे URL का लफ्ज इस्तेमाल हुआ हुआ है। ये बेसिकली CSS फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? CSS फंक्शन। फंक्शंस क्या होते हैं ये आपको जावास्क्रिप्ट में और डिटेल में बताया जाएगा। लेकिन ये फंक्शन में हम क्या पास करेंगे कि इमेज लेनी कहाँ से। अब इमेज वही वाला मसला है कि जैसे इमेज SRC का होता था कि आप किसी एक्सटर्नल इमेज को भी लगा सकते हैं और आप अपने कंप्यूटर में पड़ी हुई इमेज को भी लगा सकते हैं। दोनों काम यहाँ पे पॉसिबल है। उसके बाद आप बैकग्राउंड साइज बताएंगे। अगर आप इस पर ऑटो कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि वो क्या करेगा, तस्वीर को फैला देगा। सही है। अगर आप इसको कवर करेंगे तो उसको कंटेन कर लेगा। बात समझ रहे हैं? ये बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी है। उसके बाद है बैकग्राउंड रिपीट। सही है। बैकग्राउंड रिपीट क्या होती है? अगर इमेज छोटी हो और आपका बॉक्स बहुत बड़ा हो तो वो उसको फिल कैसे करेगा? ये बात समझ रहे हैं? तो वो क्या करता है, वो रिपीट करता है, उसको यूं बॉक्सेस 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 बना लेता है। लेकिन मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। जब मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है तो मैं इसमें क्या लगा देता हूँ? नो रिपीट। नो रिपीट होता है, आई थिंक एक और होता है। हाँ, इसमें नो रिपीट ही होता है। तो नो रिपीट आप लगाएंगे तो वो उसको स्ट्रेच करके एक ही बार लगा देगा। लाजमी सी बात है इसमें आपके पिक्सल्स ख़राब हो जाएंगे। लेकिन मुझे रिपीट वाला काम तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वो एक इमेज है वो यूएसए से लगी हुई है डबे 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 डबे। ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ इसको थोड़ा ट्राई कर लीजिएगा तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा कि ये क्या हो रहा है। कोई छोटी साइज़ की इमेज एक बड़े से डिव पे लगाने की कोशिश कीजिएगा, आपको उसका फ़र्क आपको वाजे नज़र आ जाएगा। सही। उसके बाद बैकग्राउंड पोजिशन। बैकग्राउंड पोजिशन क्या है? सेंटर। अगर आपकी इमेज बड़ी है और आपका बॉक्स उसको कंटेन नहीं कर पा रहा
तो इमेज का कौन सा हिस्सा वो आपको दिखाए, ये आप यहाँ पे उसको बताते हैं। अभी मैं कौन बोल रहा हूँ, कौन सा मुझे दिखाओ, सेंटर पोर्शन दिखाओ। उसके बाद मैंने हाइट और विड्थ बताई, ये किसकी हाइट और विड्थ है, इमेज की है, div की है भाई, ऊपर इतना बड़ा सिलेक्टर लिखा हुआ है, सही है। उसके बाद हम लोगों ने मीडिया क्वेरी पढ़ी थी। मीडिया क्वेरी का सबसे मेजर काम क्या था, जिसने भी बोला है कि रिस्पॉन्सिव डिजाइन, यार आपने बिल्कुल सही बोला है, इतना डर के क्यों बोल रहे हो, कौन है पहले तो था, जोर से बोले यार। मीडिया क्वेरी, सही है। मीडिया क्वेरी मैंने कल बताया था कि हम जब कोई रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाते हैं, तो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में मैंने शुरू में जब आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन कुछ भी नहीं है, बस आपने पिक्सल की जगह क्या लगा देना है, परसेंटेज। लेकिन आजकल जो बड़ी कंपनीज़ हैं, जो अच्छी कंपनीज़ हैं, वो क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि हमें मोबाइल वर्जन अलग चाहिए और आपका डेस्कटॉप वर्जन अलग चाहिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि बिल्कुल यूँ कंप्रेस हो जाए और आप अजीब सा दिखे। वो कहते हैं नहीं, वो कहते हैं कि मोबाइल के लिए मुझे बिल्कुल अलग वर्जन चाहिए और आपका डेस्कटॉप वर्जन के लिए बिल्कुल अलग। तो ये काम किससे मुमकिन है, मीडिया क्वेरी। अब मीडिया क्वेरी लगाने का एक बहुत ज़बरदस्त तरीका है, बहुत आसान तरीका है। आप सबसे पहले लगाते हैं ऐड मीडिया, उसके बाद लिखते हैं ऑन ओनली स्क्रीन, यानी कि मैं किसकी बात करूंगा, सिर्फ स्क्रीन के साइज़ की। उसके बाद मैंने लगाया एंड, वैसे अगर आप डायरेक्ट छाप लें तो भी कोई मसला नहीं है, आप W3 स्कूल पे जाएं, मीडिया लिखें, ये सारा वाला जो कोड है ये आपको एग्जैक्टली सेम मिल जाता है। किस पे, हाँ अगर आप हटाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ओनली स्क्रीन ही समझता है, नहीं तो भी वो चल जाता है, लेकिन लिखना बेटर है, स्टैंडर्ड लगता है। उसके बाद आपने एंड के बाद इस ब्रैकेट में आप लगाएंगे कि आपकी लिमिट क्या है। इसका मतलब है कि ये मीडिया क्वेरी कब एक्टिवेट होगी। इससे ये समझ आएगा कि ये जो इस क्वेरी के अंदर जो भी आप कोड लिखेंगे, जो भी आप CSS लिखेंगे, वो नॉर्मली अप्लाई नहीं होती। वो कब अप्लाई होगी, जब ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी तो नीचे वाली जो CSS है वो लग जाती है। और कल हमने यही करके देखा था कि हमने 300 600 पे हमने एक मीडिया क्वेरी लगाई थी। हम 300 पे एक अलग तस्वीर ला रहे थे, सही है, 300 से 600 के लिए अलग तस्वीर ला रहे थे और 600 एंड अबव के लिए अलग तस्वीर ला रहे थे, याद है। इसी के इस जैसा ही हमने एक और हमने बात की थी कि हमारे पास एक तरीका होता है कि जब आप डेस्कटॉप पे कोई वेबसाइट देखते हैं तो यहाँ पर टेक्स्ट होती है और यहाँ पर कोई तस्वीर होती है। अगर आपको अगेन मेरी बात समझ नहीं आ रही तो आप इधर करेंगे बूट स्ट्रैप लैंडिंग पेज, तो किसी भी आप लैंडिंग पेज का डिज़ाइन देख लें, सही है। बाय नहीं भाई, मुझे बाय नहीं करना, लाइव प्रीव्यू। अब इस वेबसाइट को ज़रा गौर से देखें। इस वेबसाइट में दो सेक्शंस हैं, बेसिकली ये वो फ्लैक्स इस्तेमाल हुआ है, सही है। इस वेबसाइट के दो सेक्शन हैं, ये पहला सेक्शन है और ये दूसरा सेक्शन है। अब मैं उसको कह रहा हूँ कि भाई जब आपकी वेबसाइट छोटी हो जाए ना तो क्या गायब हुआ, इमेज गायब हुआ, क्योंकि जब ये छोटा हो रहा है ना तो मुझे इमेज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब ये बड़ा है ना तो यहाँ पे अगर मैं इमेज नहीं लगाऊंगा तो ये साइट क्या होगी, खाली खाली लगेगी। तो यहाँ पे क्या लगी हुई है बेसिकली, मीडिया क्वेरी। वो आपको कह रहा है कि भाई एक सर्टेन साइज तक इमेज को रहने दो, सर्टेन साइज के बाद इमेज को हटा दो। ऊपर देखें जरा, उसकी साइज पे आपको पता लगेगा कि इसने कहाँ पे हटाया है। 990 पे उसने टर्मिनेट किया है। आपको समझ आ रही है बात कि 990 पे उसने मीडिया क्वेरी मारी हुई है। अच्छा, मिनिमम विड्थ है मैक्सिमम विड्थ है, ये मिनिमम विड्थ 990 है या मैक्सिमम विड्थ 990 है। देखिए एक आपको इसकी मैं बात समझा रहा हूँ, मिनिमम विड्थ मैक्सिमम विड्थ, नॉर्मली बंदा कंफ्यूज हो जाता है। इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि आप मैक्सिमम विड्थ लगा दें 600 पिक्सल, कुछ भी, उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू कुछ भी कर दें, फिर आप उसको ना खुद हैंडल करके देखें आपको जो चीज़ चाहिए, अगर वो जहाँ पे वो मैक्सिमम से हो रही है या मिनिमम से हो रही है, वो इफेक्ट जिस चीज़ से आ गया बस आपने उसको क्या कर देना है, कॉपी पेस्ट कर लेना है। देखें, ये कल हम लोगों ने देखा था
इसको हम बिल्कुल ही अलग ले जाते हैं, अलग फाइल बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल। इस पर हम मीडिया लगाते हैं .html। यहाँ पे आप HTML बनाएं, सही है। यहाँ पे आप div बना लें, या div ना भी बनाए, इसकी ज़रूरत नहीं है। आपने स्टाइल बनाया, सही है। स्टाइल में आके आपने बॉडी का कलर कर दिया बैकग्राउंड कलर, जैसे कि ये ब्लांच एलमंड, सही है। हमने इसको ओपन विद लाइव सर्वर किया तो हमारे पास एक सर्टेन वेबसाइट आ गई, ठीक है। अब मैं कहता हूँ इसको कि भाई मुझे एक अदद मीडिया क्वेरी चाहिए। अब मीडिया क्वेरी आपको पता है कि ये ओनली स्क्रीन, ये इसका सिंटैक्स है। एंड अब यहाँ पे मैं लिखूँगा लेट्स से मिनिमम विड्थ। आप जब चेक करें तो मैं रिकमेंड करूँगा आप 600 पिक्सल पे चेक करें, क्योंकि 600 पिक्सल एक ऐसा वाहिद एक साइज़ है जो कि मिडिल पे कहीं पे आता है, तो उसका जो इफेक्ट है ना बहुत ईजिली विजिबल होता है। तो यहाँ पे वैसे आप कुछ भी रख सकते हैं, ये मेरा एक सजेशन है कि आप 600 पे ट्राई कर लें। अब मैं दोबारा से लिखूँगा बॉडी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल ही समझ लें एक अलग CSS है। ये है CSS ही, CSS के अंदर ही CSS है, लेकिन ये सबसे अलग है, ये कटी हुई है सबसे, और ये सिर्फ तब एप्लीकेबल है जब ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए। ये प्रोग्रामिंग की ज़बान है कि कंडीशन ट्रू हुई तो ये पर्टिकुलर कोड चला, कंडीशन फॉल्स हुई तो ये पर्टिकुलर कोड नहीं चला। इफ एल्स स्टेटमेंट पता है किसी को? इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट ये होती है कि कंडीशन फिल अप हो जाए तो ये चलाओ, ये कंडीशन फेल हो जाए तो ये चलाओ। इसको हम क्या कहते हैं? इफ एल्स स्टेटमेंट। जावास्क्रिप्ट जब आप पढ़ेंगे तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। खैर, हमने बॉडी पे बैकग्राउंड कलर दिया, बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया ग्रीन। अभी मैंने क्या लगाई हुई है? मिनिमम विड्थ। सबसे पहली चीज़, इस चीज़ को हम नाम देते हैं ब्रेक पॉइंट। क्या कहते हैं? ब्रेक पॉइंट कहते हैं इसको, कि कहाँ पे ट्रांजिशन होगी, तभी हम इसको कहते हैं ब्रेक पॉइंट, कि वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे ट्रांजिशन होगी। अभी मुझे पता है कि ट्रांजिशन का पॉइंट कौन सा है, ब्रेक पॉइंट कौन सा है, 600 पिक्सल। लेकिन सवाल ये बनता है कि 600 पिक्सल से कम वाले पे भी लगेगा या 600 पिक्सल वाले से ज़्यादा वाले पे लगेगा। मेन क्वेश्चन ये है। तो जब भी आप मीडिया क्वेरी चलाने लगे तो आप सबसे पहले ऐसा एक सिंपल पेज बना लें। देखिए मैंने कुछ भी नहीं लिखा है उसके अंदर, बस बॉडी को मैंने क्या दिया है, बैकग्राउंड कलर। और आप एक दफ़ा ना वेरीफाई कर लें, अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर लें कि मिनिमम विड्थ से क्या होता था और मैक्सिमम विड्थ से क्या होता था, ताकि आपका जो रिक्वायर्ड है, अब जैसे इसमें रिक्वायर्ड क्या है इसको देख के चलते हैं। इसमें रिक्वायर्ड क्या है कि 980 90, 990 से ऊपर चले, 990 से नीचे पे ना चले। अभी हम आते हैं इस पे। अभी कौन सा कलर है, और ग्रीन कलर कहाँ बताया गया था? 600। इसका मतलब है कि मीडिया क्वेरी क्या हो चुकी है, चल चुकी है, एक्टिवेट हो चुकी है। इसका मतलब है कि मिनिमम विड्थ का क्या मतलब है, 600 और 600 से ऊपर। सही है, 600 और 600 से ऊपर। इसका मतलब है कि ये जो चीज़ लगाई गई है इन लोगों ने, इस पे 990 की लिमिट है। ब्रेक पॉइंट कौन सा है? 990। लेकिन ये क्या है? मिनिमम विड्थ है। क्यों? क्योंकि हमें इस एक्सपेरिमेंट से पता चल गया। कंफर्म करने के लिए फिर भी हम 600 पे जाते हैं, और 600 से नीचे पे आपको पता लग गया कि वो गायब हो गया, और 600 से ऊपर पे अप्लाई हो गया। तो मिनिमम विड्थ क्या कर रहा है कि जो आपका ब्रेक पॉइंट है उससे प्लस अप्लाई, नेगेटिव नॉट अप्लाई। अब मैक्सिमम विड्थ इसका ऑपोजिट होगा कि 600 पिक्सल से छोटे वाले पे अप्लाई, ऊपर वाले पे नो अप्लाई। समझ रहे हैं? बहुत सिंपल सी। अगेन याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, 2 लाइनें लिखें, वेरीफाई कर लें। सही है, वेरीफाई करना ज़्यादा बेटर है, वरना आप लिख लेंगे ये क्या होता है, डिस्प्ले नन। ये हमने कल करवाया है यहाँ पे। नहीं, आप यहाँ पे देखें, ये मैंने क्या करवाया था। ये 300 के बाद इमेज गायब कर दी थी मैंने। ये 300 से 600 तक मैंने कहा था कुछ भी ना रहे, फिर 600 के बाद फिर ये इमेज एक्टिवेट हो जाती है। समझ रहे हैं? ये काम मैंने कल किया है, डिस्प्ले नन में हुआ था। तो डिस्प्ले नन में ये काम होता है, और डिस्प्ले नन बेसिकली उसी पूरे कोड को डिसेबल कर देता है। ये आप लोगों के पास अरे बैच 2 का असाइनमेंट था। आप लोगों के पास एक असाइनमेंट आएगा जब आप जावास्क्रिप्ट थोड़ी बहुत शुरू करने लगेंगे। जावास्क्रिप्ट में पहले या दूसरे हफ्ते में एक असाइनमेंट आता है जिसमें आपको साइन इन और साइन अप के 2 फॉर्म बनाने होते हैं। सही है, एक तरफ आप साइन इन बनाते हैं, एक तरफ आप साइन अप बनाते हैं, लेकिन दोनों का कोड एक ही पेज पे रखते हैं।
एक ही पेज पे क्यों रखते हैं, दोनों फॉर्म एक साथ दिख जाएंगे। मैं आपको बोलता हूँ कि हमेशा एक जो पूरा फॉर्म है वो डिस्प्ले नन रहेगा और दूसरे वाला डिस्प्ले ब्लॉक रहता है। लेकिन नीचे आप एक बटन बनाते हैं कि साइन इन, अगर वो फॉर्म दिख रहा है ना तो कौन सा बटन दिखेगा, साइन अप। फिर जब आप साइन अप पे क्लिक करते हैं ना तो साइन इन का जो फॉर्म है वो डिस्प्ले नन हो जाता है और साइन अप वाला फॉर्म क्या हो जाता है, डिस्प्ले ब्लॉक। तो आपको फिर क्या नजर आना शुरू हो जाता है, साइन अप का फॉर्म। फिर अब साइन अप का फॉर्म दिख रहा है तो आपको बटन पे क्या लिखा हुआ नजर आएगा, साइन इन। अब ये पेज को बिना रीलोड हुए करना होता है। जावास्क्रिप्ट का आपका आई थिंक सेकंड वीक होगा तो मैं असाइनमेंट दे देता हूँ। तो ये बहुत सिंपल सा असाइनमेंट है लेकिन इससे आपकी लॉजिक बिल्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। आपको ये बात समझ आती है कि आपने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को मिला के कैसे इस्तेमाल करना है। सही है, क्योंकि इस छोटे से असाइनमेंट में तीनों चीज़ें शामिल हैं अगर आप थोड़ा गौर से सोचें। आप HTML से पूरा फॉर्म्स बना रहे हैं, सही है। उसके बाद आप CSS के थ्रू उसकी प्रॉपर्टीज सेट कर रहे हैं, पूरा फॉर्म को ब्यूटिफाई कर रहे हैं और उसको डिस्प्ले नन भी कर रहे हैं। और फाइनली जावास्क्रिप्ट से उसकी प्रॉपर्टीज को फ्लिप कर रहे हैं, कभी ये आ गई कभी वो आ गई। ठीक है, तो ये आपके पास असाइनमेंट आएगा, इसमें आपकी डिस्प्ले नन की तो सारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना एकदम VIP हो जाएंगे। तो ये सारा क्या था आपका मीडिया क्वेरी। उसके बाद हमने एक चीज़ भूल गए हम लोग, हमने दोबारा से HTML5 किया, हमने 3 डिव बनाए। सही है, ये आपका div 1 है, ये div 2 है और ये div 3 है। क्लास div 1, ये दो div 1, div 2, div 3। सही है, अब यहाँ पे आते हैं, हमने स्टाइल ओपन किया। स्टाइल के अंदर मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा div। अब div की जो जेनेरिक, आपका जो जेनेरिक कोड है, जो मेन कोड है, बल्कि इधर एक चीज़ मिसिंग है, div डॉट कंटेनर। सही है, div डॉट कंटेनर। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ डॉट कंटेनर। डॉट कंटेनर में आपको पता है कि इसकी हम लोग फिर दे देते हैं 100%, कि हम लोग हाइट दे देते हैं 500 px। हम इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ग्रे। सही है, इसको हम एक बॉर्डर भी दे देते हैं, थोड़ा सा हमें अलग अलग दिखेगा। बॉर्डर हमने इसको दिया है 3px सॉलिड ब्लैक, और आई थिंक काफ़ी है। तो हमने जाके ज़रा चेक किया, यकीनन हमें ऐसा ही दिखना था। ये दिख रहा है आपको, सही है। तो इसको अभी यूज़ करते हैं। एक और चीज़ मुझे दिख रही है कि यहाँ से कुछ स्पेसेस हैं, आई आई बिलीव आप सबको ये पता होगा ये स्पेसेस कहाँ से आ रही हैं। सही है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, इसको अभी मुझे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरा दिल भी नहीं कर रहा। उसके बाद हम लोग आते हैं डिव पर। कौन से डिव पर, जो कंटेनर के क्या हैं, चाइल्ड्स हैं। अब इस जो कंटेनर के चाइल्ड्स हैं, मैं कह रहा हूँ कि इनको आप सबसे पहले तो एक अदद बॉर्डर दे दो। इस बॉर्डर को आप दे दो दोबारा से 2px, इसको दे दें सॉलिड और इसको दे दें रेड। सही है, तो मुझे पता लग गया ये मेरे बॉक्सेस हैं। ठीक है, अब इन बॉक्सेस का हम लोग एक और काम करते हैं, फिलहाल रहने देते हैं। इनको हम एक सर्टेन हाइट दे देते हैं। हाइट क्या देते हैं, 200 पिक्सल्स की। इससे हमें पता लगा कि थोड़ा हमारा कबाड़ा हो गया। 100 पिक्सल देते हैं, तो अब कुछ बेटर हुआ। सही है, अब मेन कंटेनर में जाके हम थोड़ी सी पैडिंग भी दे देते हैं। थोड़ा सा बीच में लाने के लिए ताकि थोड़ा समझ आए। सही है, ये सब जो सारी कहानी थी बेसिकली आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए था। इसका आपसे इस वक्त टॉपिक से कोई भी ताल्लुक नहीं है। आई थिंक ये जितनी भी मैंने बातें की आप सबको पता होनी चाहिए कि क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था और क्यों हो रहा था। तब हम इसको प्रोमिनेंट कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ कब हो रही है। अब उसके बाद हम करते हैं डॉट div 1
का बैकग्राउंड कलर कहते हैं हम लोग ग्रीन। सही है। दूसरे वाले का हम करते हैं येलो। येलो ग्रीन कर लो। डॉट इफ 3 का आप कहेंगे हम लोग बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू। राइट है। हमारे पास 3 अदद बॉक्सेस हैं एक कंटेनर के अंदर पड़े हुए हैं। अब फाइनली सबसे ऊपर वाले कंटेनर पे आते हैं और उसके पे हमें क्या लगानी पड़ेगी? डिस्प्ले फ्लैक्स। आप सबको पता है कि डिस्प्ले फ्लैक्स से क्या होगा? वो अपने div के अंदर एक अलाइनमेंट में आ जाएंगे, जो भी उनकी अलाइनमेंट है। अब क्योंकि आपके पास बेसिकली इनके कोई भी मिनिमम विड्थ डिफाइन नहीं है, तो उन्होंने किसकी विड्थ ले ली है? अपने कंटेंट की, कंटेनर की नहीं, किसकी? कंटेंट की। अब यहाँ पे आके आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि इनकी मिनिमम विड्थ आप बल्कि करें तो ज़्यादा बेटर है। मिनिमम विड्थ मैं इनको दे देता हूँ 50 पिक्सल्स। मज़े का नहीं है। 100 पिक्सल कुछ बेटर है। सही है। तो मैंने इसको भी 100 पिक्सल दे दी और इसको भी 100 पिक्सल दे दी, लेकिन ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि अगर आप देखें तो मैं इसको अगर दूंगा तो काम वही हो जाएगा। बात समझ आई? इधर अभी तक कोई मुश्किल है? एक काम करते हैं, इनको हम लोग देते हैं विड्थ 100%। अब क्या हुआ है? उन्होंने, उनके पास जितनी अवेलेबल स्पेस थी वो घेर लिए। लेकिन अगर हम इनको छोटा करते हैं तो फ्लैक्स इनको क्या कर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पीसी जो है थोड़ा पागल हो गया है। हाँ, अब सही है। अब हमें पता लग रहा है कि भाई एक सर्टेन लिमिट तक जब हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये इसका साइज़ बढ़ रहा है, और जब हम छोटा कर रहे हैं तो इसका साइज़ कम हो रहा है। और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि ये कौन सा डिज़ाइन है? रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है। लेकिन अब आपके पास एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है? फ्लैक्स ग्रो। सबसे पहले क्या करते हैं कि हम ये फ्लैक्स ग्रो प्रॉपर्टी अपने जो तीनों डिव्स हैं उनको दे देते हैं, और उसकी मैंने वैल्यू क्या रखी है? 1। सही है। कोई फ़र्क आया है? कोई भी फ़र्क आया है? अब कोई डिफरेंस है? गौर से देखें। इसमें कोई डिफरेंस है? इसमें कोई डिफरेंस नहीं है भाई। गौर से मत देखो, कोई डिफरेंस नहीं है। प्रॉब्लम देखें ये हो रही है कि आपने फ्लेक्स ग्रो तो लगा दी है, लेकिन आपने उसकी विड्थ क्या दी हुई है? 100%। जब आपने उसकी 100% विड्थ दी है तो वो कहाँ जाएगा? सारी अपनी स्पेस उठा रहा है, तो उसको कोई ग्रो करने की ज़रूरत ही नहीं है। सही है। वो पूरी स्पेस उठा रहा है, क्योंकि वो जहाँ जहाँ 100% का क्या मतलब है कि जितनी आपकी उसकी डायमेंशन है वो उतना सारा 100% स्पेस उठाएगा। सही है। तो थोड़ा सा ना प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा याद रखें कि भाई क्या हो रहा है। हाँ, इतना। चलें, खैर है, छोड़ दें।
अब ज़रा इसको हम देखते हैं, मैंने कितनी विड्थ दी है, 100 पिक्सल्स, कितनी दी है, 100 पिक्सल्स। अब ज़रा देखें जब मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, अब फ़र्क महसूस हो रहा है। अब आपको और ज़्यादा वाज़े फ़र्क दिखाते हैं, अब फ़र्क आ रहा है। अब देखें, अब जब इसकी मिनिमम जो मैंने इसकी विड्थ सेट की है वो बेसिकली क्या है, 100 पिक्सल, यानी कम से कम कहाँ पे तक जाएगा, 100 पिक्सल्स तक, ठीक है। लेकिन मैंने इस पे एक प्रॉपर्टी लगाई हुई है, फ्लेक्स ग्रो। किसकी प्रॉपर्टी लगाई है, फ्लेक्स ग्रो में हम इसको रेशो बताते हैं। क्या बताते हैं, रेशो। रेशो क्या होता है यार, अच्छा परसेंटेज पढ़ी है, कोई मुझे इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करके दे सकता है, क्या, बोलो बोलो, अरे डरो नहीं। वैसे मैं बोलता हूँ कौन सी यहाँ लड़कियां हैं, तुम्हें शर्म शर्म आ रही है, लड़के लड़के ही हैं। डेव 1 की 25, सही है, और इसकी 50 है, और इसकी 25। कैलकुलेट कैसे किया, क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है, रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, एंड वो परसेंटेज है, छोटे नंबर से डिवाइड करना होता है। देखें, बिल्कुल थोड़ा बहुत ये वाली साइड थोड़ी थोड़ी पहुंची है, सही है। इसका सिंपल सा रेशोज का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि रिक्वायर्ड अपॉन टोटल, रिक्वायर्ड अपॉन टोटल, रिक्वायर्ड जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं, अपॉन टोटल के भाई कितने सेक्शंस हैं आपके। अब यहाँ पे सबसे पहले टोटल कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे क्या नंबर है, एक, यहाँ पे क्या है, 2 + 1 3, 3 + 1 4, टोटल कितना है 4। पहले पे रिक्वायर्ड क्या है, 1/4 क्या होता है, 1/4 क्या होता है, 0 मैथमेटिकल नोटेशन में पूछ रहा था। आपका बात बिल्कुल सही है कि 4 हिस्सों का एक हिस्सा, लेकिन उसकी मैथमेटिकल नोटेशन जो है वो 0.25 है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करना याद है, ऐसे करके यूँ बनाते थे, याद है, बाहर 4 लिखते थे, अंदर 1 लिखते थे। अब 1 4 से छोटा है तो ऊपर पॉइंट मारेंगे तो ये 10 हो जाएगा। अब 4 2 8 आएगा तो बीच में 2 बच गए, याद है। अब ऊपर डॉट लगा हुआ है तो नीचे 0 आ जाएगा। अब 4 5 20, 20 20 कैंसिल कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा, 0.5। सही है, बहुत सिंपल सी यार मैथ्स है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है यार। अब देखो ना, अब आपको एक 1 का पता लग गया, 0.25। अब अगर आप परसेंटेज कोई आपसे पूछेगा तो यहाँ पे किसी ने बोला था मल्टीप्लाई बाय 100, तो जब भी मल्टीप्लिकेशन वो आपकी परसेंटेज आपसे पूछे तो आप जो रिजल्ट आता है उसको किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 100। तो जब आप 0.25 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है जवाब, 25। कैसे आता है, इसका इसका शॉर्टकट क्या होता है, हाँ, इसका शॉर्टकट क्या होता है, क्या होता है, ये सिंपल, ये वाली आपको टेक्निक याद है कि जब मल्टीप्लाई हो तो पॉइंट राइट की तरफ मूव करता है, जब डिवाइड हो तो पॉइंट लेफ्ट की तरफ मूव करता है। सही है, राइट और लेफ्ट, कुछ याद है, सही है। सिंपल है कि जब भी आपके पास 1 के आगे जितने जीरोस हों आपको पॉइंट मूव करना होता है। बात समझ आ रही है। अब आप उस पॉइंट को मूव यहाँ तो राइट करेंगे, यहाँ कहाँ करेंगे, लेफ्ट करेंगे। अब आपको ये कैसे पता लगता है कि यहाँ तो राइट करना है या लेफ्ट करना है, तो आप देखते हैं कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन से क्या होता है, नंबर बड़ा होता है छोटा होता है, बड़ा होता है। इसका मतलब है कि मुझे कहाँ मूव करना चाहिए, राइट की तरफ, क्योंकि जब मैं 0.25 से राइट की तरफ जाऊंगा तो पहली मूवमेंट पे 2.5, ढाई बड़ा है 0.25 से, तो मतलब नंबर बढ़ रहा है। तो एक और मूव करूंगा तो क्या हो जाएगा, 25, तो आपका नंबर बढ़ गया, मतलब आपने सही किया।
अगर आपको बोलता कि 0.25 को डिवाइड करो 100 से, तो अब 100 से आप डिवाइड कर रहे हो, डिवीजन में क्या होता है, नंबर छोटा होता है। तो अब 0.25 को जब पीछे जाएंगे आप तो 0.025, तो 0.025 0.25 से छोटा है, और जब एक और जीरो मूव करेंगे 0.0025। सही है। ये क्यों बता रहा हूँ, आगे आपके क्या आने वाली है, जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट में जो आपकी लॉजिक बिल्डिंग है वो बेसिकली मैथमेटिक्स का दूसरा फॉर्म है। सही है। मैथमेटिक्स में जो आपके फॉर्मूला जो सॉल्विंग वाली टेक्निक्स होती थी वो तकरीबन आपकी जावा स्क्रिप्ट में यूज़ होती हैं लॉजिक बिल्डिंग में। आपकी लॉजिक बिल्डिंग और मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो एकदम सेम चीज़ है। अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग का इंटरव्यू देंगे तो वो लोग आपसे, अगर कोई बड़ी कंपनी है, कोई इंटरनेशनल कंपनी है, तो हमेशा वो दो चीज़ों का इनिशियल टेस्ट लेती हैं, एक मैथ्स का और एक आपकी इंग्लिश का, अगर इंटरनेशनल है तो मतलब इंग्लिश वो क्यों ले रहे हैं, इंग्लिश में उनका क्या उनको क्या चाहिए इंग्लिश से, कम्युनिकेशन, क्या आप उनसे बात कर सकते हैं या नहीं। मैथ्स का वो आपसे इनिशियल टेस्ट क्यों लेते हैं, क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं ये लड़का लॉजिक बिल्डिंग कर सकता है कि नहीं। सही है। क्योंकि कंपनीज को पता है कि आप कोड लिख लोगे, कोड अगर आपको जावा नहीं आती आपको 1 महीना लगेगा, आप जावा सीख जाओगे। आपको पाइथन नहीं आती आपको 15 दिन लगेंगे, आप पाइथन सीख जाओगे। लेकिन लैंग्वेज सीखना और उस लैंग्वेज को इस्तेमाल करके कुछ बनाना, ये बहुत अलग फ़र्क है। प्रोग्रामर और डेवलपर में यही फ़र्क होता है। प्रोग्रामर बनी बनाई चीज़ देखता है, उसको टाइप करता है, कोड आगे भेज देता है, वो कौन है, प्रोग्रामर। डेवलपर वो होता है कि जिसको आप प्रॉब्लम बताते हो, वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन का आर्किटेक्चर बनाता है और उस आर्किटेक्चर को इंप्लीमेंट करके आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। यानी कि वो खुद सोचता है, जो चीज़ अभी एग्जिस्टेंट नहीं है, जो अभी कभी पहले बनाई ही नहीं गई, वो उसको बनानी है, तो सब कुछ उसको क्या करना पड़ेगा, खुद सोचना पड़ेगा। तो ये कौन करता है, डेवलपर। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर में बहुत फ़र्क है। प्रोग्रामर टाइप राइटर होता है, सही, उसका काम है सिर्फ छापना, और डेवलपर सोचना। इस पे वापस आते हैं तो रेशोज, आपको रेशोज का अच्छे से आइडिया होना चाहिए कि 1:1 का मतलब है कि इसको मैं 25% की जगह देना चाह रहा हूँ, इसको मैं 50% की, और इसको मैं 25%। लेकिन कब, जब ये अपने ओरिजिनल साइज से क्या होंगे, बढ़ेंगे, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी का नाम क्या है, फ्लैक्स ग्रो। बात समझ आ रही है, कुछ पल्ले पड़ रहा है। लेकिन अगर आप इसको फिर से छोटा करेंगे तो आप देखेंगे ये अपनी ओरिजिनल साइजेस पे वापस जा रहे हैं, और फाइनली ये जो अपने 100 बाय 100 बाय 100 पिक्सल की साइज पे पहुंचेगा तो वहां पे रुक जाए। सही है। यहाँ तो आप इसको यहाँ पे ले आए। अब देखें जरा, उसकी साइज जो है बराबर हो गई। सही है। क्यों बराबर हो गई, क्योंकि इस पर क्या लगी हुई है, फ्लेक्स ग्रो। तो ये सिर्फ तब इफेक्ट करेगी जब आपके वो अपने 100 पिक्सल के साइज से इंक्रीमेंट आएगा। अब 100 पिक्सल कितने बॉक्सेस हैं, 3 बॉक्सेस हैं, तो मतलब कितने टोटल विड्थ कितनी हुई, 300। मतलब इफेक्ट आना कब शुरू होगा, जब ऊपर नंबर 300 से बड़ा होगा। अब देखिएगा, अब 300 से आपका नंबर बड़ा हो चुका है। अब 300 से बड़ी जैसे ही आपकी साइज हुआ, अब आपको जो 15, जैसे यहाँ पर है 15। अब आप ये देखिए 15 का क्या मतलब है, 10 पिक्सल एक्स्ट्रा, इसको 5 पिक्सल को आप डिवाइड बाय 4 को होगा, 4 को होगा। अब सही, 5 0.25 मल्टीप्लाई बाय 20, 5 0.5 मल्टीप्लाई बाय 20, 10। सही है। इस तरीके से रेशो, अभी तो मैंने रेशो बहुत सिंपल बनाया है तभी आपको बात भी समझ में आ रही है। अब रेशो कोई खतरनाक से हुए ना तो फिर आपको कहानियाँ मुश्किल होना लग, थोड़ी मुश्किल पड़ेंगी। जैसे कि इसका फर्ज करें 3 कर लिया, इसको 8 कर लिया, और इसको हमने 2 कर लिया। अब ज़रा आप रेशो देखेंगे रेशो क्या बन रहा है। सही है। अब आप इसको जब इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो आपके पास एक बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट साइजेस बन रहे हैं। अब ये डिफरेंट साइजेस, क्योंकि आप एक डेवलपर हैं, आप एक प्रोग्रामर हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर्टेन लेवल पर, इसका मतलब है ये 790, 790। लेकिन इफेक्ट आना कब शुरू होगा, हाँ,
माइनस कर बचा 490, 490 की मेरे पास एक्स्ट्रा स्पेस, 490 रेशियो से डिवाइड करना है, वो मुझे कहाँ मिलेगा? बेसिकली 8 प्लस कितने, मतलब है कि इसकी परसेंटेज आपकी कैसे आएगी? 3 डिवाइडेड बाय 13। इसकी कैसे आएगी? 8 डिवाइडेड बाय 13, और उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? जो आपकी टोटल अवेलेबल स्पेस है, तो आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली इन पिक्सल के कौन सा एलिमेंट आपका कितना साइज उठा रहा है। सही है, थोड़ी सी आपके पास ये कैलकुलेशन है, लेकिन नॉर्मली ये कैलकुलेशन उल्टी जाती है। जो अभी मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, ये उल्टी जाती है। क्यों? क्योंकि आपको डिज़ाइनर पहले से बता के दे देता है कि ये आपको स्क्रीन दिखनी चाहिए। सही है, कहाँ पे? डेस्कटॉप पे। फिर जब आपकी स्क्रीन छोटी होगी, मोबाइल साइज पे आएगी, तो यही तीनों बॉक्सेस बराबर बराबर दिखने चाहिए। अब जब आपको उसने ये कंडीशन दे दी है, तो जब आपकी स्क्रीन फुल साइज होगी तब आप उसके रेशोज कैलकुलेट करोगे कि मुझे किस बॉक्स को कितना रेशो देना है। एक आपको बहुत एक प्राइम एग्जाम्पल, यहाँ पर साइड बार होता है, साइजमेंट का बार होता है। अब उन डायमेंशन, सर्टेन डायमेंशन के तहत है, बार है वही आता है, मेन आता है आपका साइजमेंट है वो एक सर्टेन। एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का एक तरीक़ेकार है। अगेन आप इसको वो पाकिस्तानी तरीके से भी कर सकते हैं कि आपने परसेंटेज डायरेक्टली दे दी विड्थ विड्थ लगा के, लेकिन वो ग्रो नहीं करेगा, ये वाला इफेक्ट नहीं देगा आपको कि आपने इसको छोटा किया, ये बिल्कुल अपने बराबर साइज पे आ गया। अब आप जब इसको इंक्रीज कर रहे हैं, सिर्फ तब ये रेशो इन इफेक्ट आ रहा है। बात समझ आ रही है? लेकिन अगर आप इस पर क्लिक करेंगे नीचे, आपको बता रहा है ओरिजिनल साइज कहाँ से आई है, आप समझ रहे हैं? अब आप इस टू पे रखें, अब इस आप जरा देखें, तो आपको बता पिक्सल तो आपको पता है, ये आपको बता रहा है कि मुझे और तो ये इस तरीके से आपका कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है? फ्लेक्स ग्रो। सही है, थोड़ी सी ट्रिकी है लेकिन बहुत मजे की प्रॉपर्टी है। सही है, एक बहुत ज़बरदस्त सा वियर्ड लुक देती है, क्योंकि अभी तक आपने जितना स्ट्रेचिंग करवाई है, वो स्ट्रेचिंग जो है वो इक्वल इक्वल होती है, वो बराबर बराबर इक्वल इक्वल एक्सपेंड होते हैं, बराबर बराबर इक्वल इक्वल छोटे जाते हैं। लेकिन ये पर्टिकुलर एक ख़ास प्रॉपर्टी है जो आपके एलिमेंट्स को अलग अलग एक्सपेंड करवाती है। तो एक और प्रॉपर्टी है, हम एक काम करते हैं, इसको 100 से बढ़ा के कौन से कर देते हैं, 200। ठीक है, इनकी अब मिनिमम विड्थ कितनी है? 200 पिक्सल्स। अब हम करते हैं फ्लैक्स श्रिंक। ठीक है, अब फ्लैक्स श्रिंक में सबसे पहले मेरा तरीका होता है कि मैं सबको क्या दे देता हूँ? रेशो 1। अब रेशो 1 मैं नंबर 1 वाले को दे रहा हूँ 2, बाकियों को क्या दिया हुआ है? 1 1, यानी नंबर 1 को 50%, बाकियों को 25-25%। ठीक है, मैं इंस्पेक्ट पे गया, अब मैंने इसकी साइजेस को छोटा करना मैंने शुरू किया। अब ज़रा देखें क्या हुआ है, उलट हो गया। क्यों? क्योंकि ये कौन सी प्रॉपर्टी है? फ्लैक्स। बात समझ आ रही है? वो आपको साइज से इफेक्ट है, फ्लैक्स अब इफेक्ट जब आपकी तो फ्लैक्स आपको पता भी है, ये बहुत कम यूज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा कम यूज़ होती हैं। मैंने मुश्किल से कभी इनको यूज़ होते हुए ज़्यादा देखा नहीं है, लेकिन ये प्रॉपर्टी है और एक ज़बरदस्त काम करती है, तो आप लोगों की नॉलेज में एटलीस्ट होनी चाहिए और इनका कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए कि किस तरीके से काम करिए। तो आपके पास जो बेसिक CSS थी, जिसके अंदर आपका पहले टेक्स्ट
उसके बाद आपका लेआउट, लेआउट के बाद आपके जो डिफरेंट डिज़ाइन पैटर्न्स हैं, उसके बाद आपके फ्लैक्सेस हैं, उसके आपने लेआउट में बेसिकली पोजीशन आ जाता है, डिस्प्ले आ जाता है, मार्जिन पैडिंग हो जाता है, बॉर्डर हो जाता है, ठीक है, बॉर्डर रेडियस हो जाता है। ये सारी किसकी प्रॉपर्टीज़ हैं? लेआउटिंग में। इवन जेड इंडेक्स भी लेआउट की प्रॉपर्टी है, सही है, वो उसके अंदर आता है। फ्लोट भी लेआउट की प्रॉपर्टी है, लेकिन फ्लोट हम नॉर्मली इस्तेमाल नहीं करते। उसके बाद और कौन सी बचती है? तो ये छोटी मोटी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी हैं। उसके बाद जो बिल्कुल अलग टॉपिक है, जो सबसे एडवांस सी एस एस जिसे आप कहते हैं, सी एस एस थ्री जिसे आप कहते हैं, सी एस एस थ्री, उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक जो आपने पढ़ा था वो क्या था? फ्लैक्स, सही है। फ्लैक्स सी एस एस थ्री एडवांस सी एस एस का टॉपिक है। उसके बाद है मीडिया क्वेरी, सही है। मीडिया क्वेरी के अलावा भी कुछ और टेक्निक्स होती हैं जिसमें आप मिनिमम मैक्सिमम बता देते हैं किसी भी प्रॉपर्टी के आगे, वो भी आपके पास टेक्निक्स होती हैं। लेकिन मीडिया क्वेरी ज़्यादा एक्सप्लिसिट है, वो बिल्कुल दिखाती है कि क्या होने वाला है। बूटस्ट्रैप ज़्यादा पावरफुल, जाहिर सी बात है। जब हम बूटस्ट्रैप, मैंने कल भी बात कही थी कि जब आप बूटस्ट्रैप पे आएंगे तो मैं बोलूँगा सी एस एस अपनी कम से कम लगाओ। रेशो होता है 5% का, 95% आपकी बूटस्ट्रैप होनी चाहिए, 5% आपकी कस्टम सी एस एस होनी चाहिए, अगर आप एक बिगनर हैं तो। बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वो सिर्फ आपको, आप अपने पे कॉन्फिडेंट रहें कि आपने जो मीडिया क्वेरी लगाई है, जो आपने काम किया है, वो बूटस्ट्रैप का जो अपना एक सिस्टम बना हुआ है उसको तोड़ेगा नहीं। उसको थोड़ा आप रिगोरसली चेक करें, उसको छोटा करें, बड़ा करें, उसको साइजेस को इंक्रीज करें। आप देखेंगे आपकी कस्टम प्रॉपर्टी से कोई उसका जो एलिमेंट है ना वो हिट नहीं हो रहा। वो कोशिश करें कि सिंपल सिंपल वो क्लासेस और आईडीज़ ना दें, क्योंकि बूटस्ट्रैप में सिंपल क्लासेस और आईडीज़ ऑलरेडी यूज़ हुई हुई हैं। तो हो सकता है आप उसकी बूटस्ट्रैप की जो नेटिव एक क्लास है उसको रिप्लेस कर दें, क्योंकि बूटस्ट्रैप क्या करता है कि बूटस्ट्रैप कहता है कि वो एक्सटर्नल सी एस एस है, तो वो उसको सबसे कम उस पर दे रखता है इंपॉर्टेंस पे, क्योंकि वो कहता है कि अगर उसके बाद आपने इवन एक्सटर्नल सी एस एस आपने लगाई हुई है ना तो वो उसको ज़्यादा अहमियत देता है। उसके बाद आपकी इंटरनल सी एस एस है, उसके बाद आपकी इनलाइन सी एस एस है। हाँ, फिर इंपॉर्टेंट लगा देते हैं हम लोग। तो लेकिन फिर भी जो बूटस्ट्रैप है ना वो हल्का हाथ रखता है। वो कहता है अगर आपने कुछ भी खुद डिफाइन किया हुआ है ना, वो अपनी को पीछे कर देता है, वो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको इन्फोर्स कर देता है। क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि आप लोग, जाहिर सी बात है उनको ये लग रहा है कि जो अगर आपने कोई प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है तो आप बड़े कॉन्फिडेंट है, आप इस एक्सपर्ट लेवल पे हैं कि आप बूटस्ट्रैप को हटा के अपनी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको इसकी बिल्कुल इजाज़त देते हैं। लेकिन इसको आपको थोड़ा ख्याल करना चाहिए। दूसरा, जब भी आप बूटस्ट्रैप अभी हम लगाएंगे तो हम ये देखेंगे कि अगर आपकी एक्सटर्नल सी एस एस आपकी है और दूसरी बूटस्ट्रैप है, तो हमेशा बूटस्ट्रैप को सबसे ऊपर रखा जाता है। अगर बूटस्ट्रैप आपने बाद में रखी और अपनी जो शीट है उससे पहले रख दी, तो हो सकता है कि आपकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हो वो बूटस्ट्रैप के साथ क्लैश कर जाएं, और आप बैकग्राउंड कलर ब्लू करते करते थक जाएंगे, लेकिन वो ब्लू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी बूटस्ट्रैप बाद में लोड हो रही है और पहले कौन लोड हो रही है? आपकी कस्टम सी एस एस, सही है। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं, अभी हम देखेंगे। उसके अलावा जावास्क्रिप्ट की भी एक टेक्निक है, वो भी हम देखेंगे। खैर, फ्लैक्स इतना था, सही है। फ्लैक्स के बाद एक और एक बहुत ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है सी एस एस की, जो कि गालिबन बिल्कुल एंडिंग एंडिंग की प्रॉपर्टी आती है, सही है, सी एस एस में। फाइनली मुझे यकीन नहीं आ रहा आप लोग इतनी जल्दी जहाज स्क्रिप्ट पे चढ़ने वाले हो, सही है। हाँ, यार बूटस्ट्रैप मुश्किल से 2 हफ्ते चलेगा, क्योंकि बूटस्ट्रैप में मैं अगेन वही वाली बात है कि आई थिंक बूटस्ट्रैप उस पर पॉम्फलेट में लिखा हुआ था, तो इस दफ़ा इन्होंने चालाकी की है। बैच 1 और बैच 2 में नहीं था, वो मैंने खुद पढ़ाया था, फिर उन्होंने बोला यार तो मज़े का है, तो उन्होंने ऐड कर दिया है। हालांकि कोर्स का हिस्सा नहीं था ये। जब कोर्स डिज़ाइन हुआ था ना तो एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट रिएक्ट और नोड बस खत्म। उसके बाद मोंगो डी बी भी था। हाँ, फ्रंट एंड का पार्ट। अभी आपके जो एच टी एम एल सी एस एस जे एस आपकी आएगी, तो उसके बाद बूटस्ट्रैप आपके पास लाजमी आती है, तो आपका ये फ्रंट एंड का पार्ट ये होता है। इवन रिएक्ट भी, रिएक्ट में असल में क्या है कि वो थोड़ा ना बॉर्डर लाइन है, उसमें थोड़े थोड़े फीचर्स जो हैं वो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग या बैक एंड डेवलपमेंट के भी आते हैं, और कुछ कुछ फीचर्स जो हैं वो फ्रंट एंड के। मैक्सिमम 80% वो फ्रंट एंड है, 20% थोड़ी सर्वर साइड पे आती है। लेकिन फिर उसके बाद जो फाइनली जो आपका मेजर सर्वर साइड है वो नोड जेएस है। उसके बाद उसका जो डेटाबेस जो आप सपोर्ट करवाएंगे, वो लिखा हुआ आपके पास मोंगो डीबी है, लेकिन मैं मोंगो डीबी के साथ साथ फायर बेस भी यूज़ करवा लेता हूँ, क्योंकि वो आपको आनी चाहिए। क्विक अगर किसी को आपको ऐप बना के देनी है, फाइवर पे आपको $20 का कोई काम दे रहा है, वो कहता है कि डेटाबेस लगा के दो, तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि उसके लिए आप मोंगो लगाएं, क्योंकि मोंगो को सेटअप करना, उसको चलाना, उसको क्वेरी करना थोड़ा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू फायर बेस।
फायरबेस तो पूरा डैशबोर्ड देता है, सब कुछ बना के देता है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। इवन वो आपको रीड राइट डिलीट सब कुछ बना के देता है। आपको जस्ट उसका फंक्शन कॉपी करना है, पेस्ट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, और कोई काम ही नहीं है। वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट में ये फ़र्क है कि जो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे या क्रोम ब्राउज़र पे या एज ब्राउज़र पे जो भी चीज़ दिखती है वो किसका पार्ट है? वेब डेवलपमेंट। आपको मोबाइल पे जो एपीकेज हैं, सही है, आपके मोबाइल पे जो एपीकेज हैं, जो नेटिव एप्लीकेशंस हैं, जो एंड्रॉयड के अंदर चलते हैं, क्रोम के अंदर नहीं चलते, वो किसके पार्ट आ जाता है? ऐप डेवलपमेंट का। ऐप डेवलपमेंट एक अलग कोर्स है, उनके जो कुछ रूल्स हैं वो आपके वेब डेवलपमेंट से बहुत डिफरेंट है। अब वेब डेवलपमेंट नॉर्मली आपके फाइल सिस्टम पे बिहेव नहीं कर सकती, पहली चीज़। और वेब डेवलपमेंट का मार्केट शेयर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऐप डेवलपमेंट। उसकी वजह आप खुद सोचें कि आप एक ऐप बनाते हैं, अब यूज़र को वो ऐप इस्तेमाल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा हर्डल है। एक वेबसाइट पे एक कस्टमर को लाने के लिए ना मार्केटिंग एजेंसी को ना बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एड्स लगाओ, ये करो, वो करो, मार्केटिंग कॉपी अच्छी बनाओ, सही है, उसके पास कंटेंट अच्छा बनाओ, रैंकिंग अच्छी करो, सही, ऑप्टिमाइजेशन अच्छी करो। इतनी साइंस लगाते हैं सिर्फ एक यूज़र को वेबसाइट तक लाने के लिए। अब ज़रा सोचें कि एक आप यूज़र को एक ऐप डाउनलोड करवा रहे हैं, बहुत ज़्यादा, वो इतनी मेहनत तो कभी नहीं करता। वो एक बटन दबा के वेबसाइट पे जाने के लिए उसको वो लेजी फील कर रहा होता है, बोलता है यार कौन है, नीचे जाओ, सही है। उसमें डिफरेंट टेक्निक्स हैं। अब जो नेटिव एंड्रॉयड है वो आपका जावा में लिखा हुआ है। अगर आपको नेटिव एंड्रॉयड के लिए एप्लीकेशंस बना ली हैं तो आप जावा सीखें। जावा के अंदर स्प्रिंग बूट आपको पढ़ाया जाता है, स्प्रिंग बूट आप सीखते हैं, उसके अंदर आप ऐप्स बनाते हैं, सही है। वो कौन है? नेटिव। लेकिन आपको ये सीखने के लिए कोई 3-4 साल लग जाएंगे, क्योंकि जावा एक बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है, बस आते खुद। फिर उसके अंदर एक ऐप बनाना, फिर उसके अंदर स्प्रिंग बूट जैसे फ्रेमवर्क्स इस्तेमाल करना ताकि जो एप्लीकेशन है आपकी खूबसूरत दिखे, तो वो एक बहुत बड़ी साइंस है। उसके बाद आपके पास iOS आता है। अब iOS में स्विफ्ट है जो उसकी नेटिव ऐप डेवलपमेंट की लैंग्वेज है, तो अब आपको स्विफ्ट सीखने के लिए 2-2.5 साल लग जाते हैं, सही है। लेकिन इसमें एक नुकसान है। अब आप अगर एंड्रॉयड डेवलपर हैं तो आप कौन है? एंड्रॉयड डेवलपर। एंड्रॉयड जिस दिन खत्म हुआ उस दिन आप भी खत्म, सही है। iOS जिस दिन खत्म हुआ आप भी उस दिन। ये नहीं कि एप्पल कंपनी खत्म हो जाए, एप्पल कंपनी बोले हम iOS को हटा के कोई और सॉफ्टवेयर ला रहे हैं, आपकी जॉब ही गई, समझ रहे हैं। तो आप एक कंपनी में बहुत डिपेंडेंट है एज ए ऐप डेवलपर। लेकिन वेबसाइट में क्या सिस्टम है? दुनिया का जो सारा इंटरनेट है वो क्या यूज करता है? वेबसाइट, सही है। जितने दुनिया में इंसान नहीं है उससे ज्यादा आपके पास वेबसाइट्स हैं। तो क्योंकि वेबसाइट कभी भी खत्म हो ही नहीं सकती जब तक इंटरनेट है। हाँ, आपकी टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, लेकिन टेक्नोलॉजी बदलने का ये मकसद नहीं है कि पुरानी टेक्नोलॉजी किसी काम की नहीं रही। अभी भी आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं PHP जावा .NET इस्तेमाल करती हैं, चल रही हैं, उनको कोई कुछ नहीं कह रहा। कंपनी स्लोली स्लोली क्या है कि न्यू टेक्नोलॉजीज पे मूव ऑन कर जाती हैं। आप भी मूव ऑन कर सकते हैं क्योंकि आपके पास बेसिक वेब डेवलपमेंट का तो एक्सपीरियंस है। आपको फ्रंट एंड तो बनाना आता है, आपको बैक एंड तो बनाना आता है, आपको सिर्फ लिखने का तरीका बदलना है, साइंटैक्स। बाकी लूप हर चीज़ फंक्शन तो सेम रहेंगे, वेरिएबल तो सेम रहेंगे, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये फ़र्क है वेब डेवलपमेंट का और ऐप डेवलपमेंट का। पैसे दोनों तरफ हैं। अभी भी जो एंड्रॉयड डेवलपर है समझ लें कि वो कंपनी की मजबूरी है, समझ रहे हैं, क्योंकि वो ऐप चला रहा है, ऐप बना रहा है, ऐप में एडिट्स कर रहा है, वो उनकी मजबूरी है, तो उसको पैसे दे रहे हैं क्योंकि उसकी ज़रूरत है। इसी तरीके से आपका iOS डेवलपर है, इसी तरीके से आपका विंडोज़ ऐप डेवलपर है, सही है। लेकिन उसके साथ साथ आपके पास फिर वेब डेवलपर है। अब आपको वेबसाइट तो चाहिए, भले आपकी एप्लीकेशन है लेकिन आपको वेबसाइट तो चाहिए। एक छोटा से छोटा बिजनेस भी ओपन होता है तो उसको क्या चाहिए? वेबसाइट। तो वेबसाइट्स की जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी है। अब रिएक्ट का क्या खास बात है, हम आपको रिएक्ट क्यों पढ़ा रहे हैं? यही वाली बात है कि किसी को लगता है यार वेबसाइट ना बहुत लोग हैं, बहुत बोरिंग है, मुझे नहीं करनी, मुझे ऐप डेवलपमेंट की तरफ जाना है। आप रिएक्ट से क्या सीख सकते हैं? रिएक्ट नेटिव। रिएक्ट नेटिव किस काम के लिए होती है? रिएक्ट का डिट्टो सेम कॉपी कोड है, लिखने का तरीका सेम, कॉन्सेप्ट सेम, टॉपिक सेम, फंक्शन सेम, सब कुछ सेम। सिर्फ फर्क कहाँ आता है कि जहां पर आप मोबाइल के नेटिव कंपोनेंट्स यानी कैमरा, आपका टच पैड, आपका टॉर्च लाइट, आपका वाईफाई, आपका ब्लूटूथ, सही, आपका कैमरा,
इस तरह के जो उसके फिजिकल फीचर्स हैं आपके सेल फोन के, जब आप उसको एक्सेस कर रहे होते हैं तो उसके कुछ पैकेजेस एक्स्ट्रा आपको सीखने पड़ते हैं। बाकी सारा कोड कौन सा है? रिएक्ट का है। इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब एप्स। क्या बोलते हैं? क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब एप्स। मतलब आप कोड सिर्फ किसका लिख रहे हैं? रिएक्ट का, लेकिन आप उसके पीछे बना क्या रहे हैं? एक एंड्रॉयड ऐप। मजे की बात है कि रिएक्ट नेटिव एक दफ़ा आप कोड लिखते हैं, उसके बाद उसकी क्या कौन सी ऐप बन जाती है? एंड्रॉयड। लेकिन उसके साथ सेम कोड की कौन सी ऐप बन जाती है? iOS और विंडोज़ और डेस्कटॉप। सही है? मतलब आप एक वन मैन आर्मी हो। आपने एक एक ऐप बनाई एक बार, आपने उसको बिल्ड करके किस में ले आया? एंड्रॉयड। आपने फिर बिल्ड करके किस में ले आया? iOS, फिर विंडोज़, फिर आपके पास दूसरे सॉफ्टवेयर हैं। इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म। आजकल इनका ज़्यादा डिमांड है। इनकी ज़्यादा क्यों डिमांड है? क्योंकि आप एक बंदे हो जो सारे डिवाइसेस के लिए एप्लीकेशन बना देते हो। सही है? लेकिन अगेन ये कुछ साइंस है, आपको बहुत ज़्यादा स्किल सेट सीखना पड़ता है। जाहिर सी बात है, अगर इतना आसान होता तो हर कोई रिएक्ट नेटिव पढ़ के और ना ही काम कर रहा होता। ऐसा नहीं है। एंड्रॉयड के जो बिल्ड करने का फेज़ है ना, वो एक बहुत बड़ी साइंस है, एक बहुत बड़ी फटीग है। तो आपके पास फाइवर पे सिर्फ इस चीज़ की आपको गिग मिलेगी, दैट आई विल कन्वर्ट योर रिएक्ट कोड इनटू एपीके। एपीके क्या होती है? वो जो फाइल होती है जो आपके एंड्रॉयड पे इंस्टॉल होती है। सही है? आपको एक बंदे का गिग मिलेगा कि आई विल बिल्ड योर प्रोजेक्ट फॉर iOS। सिर्फ इस काम का आपका कोड वो लेगा, उसका क्या बना देगा? बिल्ड। हालांकि वो सब कुछ लिखा हुआ है रिएक्ट की वेबसाइट पे कि वो कैसे करना है, लेकिन उसके स्टेप्स इतने ज़्यादा हैं कि लोग बोलते हैं यार $5-10 दो, इससे बनवा दो। सही है? और वो बंदा इतना एक्सपर्ट हो चुका होता है अपनी फील्ड का कि उसको 10-10 मिनट लग रहे होते हैं वो एक एक ऑर्डर ख़त्म करने में। तो हर किसी की अपनी महारत है, हर किसी को अपना एक सर्टेन एरिया अच्छा लगता है। मुझे पर्सनली बैकएंड अच्छा लगता है फ्रंट एंड से ज़्यादा। मुझे बैकएंड डेवलपमेंट ज़्यादा पसंद है। सही है? लेकिन वही वाली बात है कि फुल स्टैक डेवलपमेंट कौन होता है? भाई हरफन मौला। उसको फ्रंट एंड भी आप बनवा लें, उससे आप बैक एंड भी बनवा लें, आप उससे डेटाबेस बनवा लें, आप उससे क्लाउड का काम करवा लें, सब कर जाएगा। सही है? तो फुल स्टैक डेवलपमेंट की थोड़ी ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि जो एक लो मिड रेंज कंपनी है वो अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो UI UX डिज़ाइनर अलग ख़रीदे, वो फ्रंट एंड वाला अलग ख़रीदे, वो बैक एंड वाला अलग ख़रीदे, वो डेटाबेस वाला अलग ख़रीदे, वो क्लाउड वाला अलग ख़रीदे। जो हैवी ड्यूटी कंपनीज होती हैं, जिनके पास हैवी ड्यूटी इन्वेस्टमेंट होती है, वो इस मॉडल की तरफ जाती हैं। उनमें तो बहुत बड़ा एक आर्किटेक्चर होता है। उनमें सबसे पहले R&D टीम होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम पहले ये डिसाइड करती है कि हमारी ऐप में क्या क्या होगा। ऐप होगी, वेबसाइट होगी, क्या होगा, उससे ये फीचर्स को डिसाइड करते हैं। फिर उसके बाद उनकी एक सिस्टम आर्किटेक्चर टीम आती है। सिस्टम आर्किटेक्चर टीम में एक हेड होता है, 3 उसके असिस्टेंट्स होते हैं, जिनका बोर्ड पे सिर्फ ये काम होता है कि हम लोग कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन सा हार्डवेयर इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन सा डेटाबेस इस्तेमाल करेंगे, कम्युनिकेशन कैसे होगा फ्रंट एंड का बैक एंड से। सही है? कौन से क्लाउड सर्वर्स पे हम अपना डेटा रखेंगे, ये सब कौन कर रहा होता है? सिस्टम आर्किटेक्चर। सिस्टम आर्किटेक्चर वाले जब ये डिसाइड कर लेते हैं, अब पता लग गया फ्रंट एंड किस में बनना है, बैक एंड किस में बनना है, डेटाबेस किस में बनना है, डिप्लॉय कहाँ होना है। अब आपकी मेन टीम्स ऊपर आती हैं। अब वो UI UX वाले को सबसे पहले टीम को बुलाया जाता है। अब उसमें 2-3 बंदे होते हैं। UI UX वालों को जो R&D टीम का डॉक्यूमेंट है वो दिया जाता है, हमें ये फीचर चाहिए, हमें ये फीचर चाहिए, हमारी टारगेट ऑडियंस ये है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, कौन है। इनको ये सारी UI UX डिज़ाइनर को साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है कि कौन से कलर्स इस्तेमाल करने हैं, किस तरह की इमेजेस इस्तेमाल करनी है। वो पूरा आपको क्या बना के देते हैं? एक वेबसाइट या एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर। वो एक बिल्कुल एप्लीकेशन लगती है, बस वो चलती नहीं है। बिल्कुल एक ऐप बना के आपको देते हैं, डिट्टो बिल्कुल सही है, लेकिन वो चलती नहीं है। वो किसको पास ऑन होती है? फ्रंट एंड टीम को। फ्रंट एंड टीम को जैसे ही रिसीव होती है, वो धड़ाधड़ शुरू हो जाते हैं अपना HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप कोड लिखना। वो जो उनको चीज़ दिखी है फिग्मा पे या जो उनको PDF मिली है, उनका काम है उसको डिट्टो कोड में कन्वर्ट कर देना। उनका और कोई काम नहीं, फ्रंट एंड वाले का और कोई काम नहीं होता। समझ रहे हैं? उसका बस ये एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए कि उसने एक बटन मांगा है, वो बटन थोड़ा सा निराला है, उस पर होवर इफेक्ट लगा हुआ है, होवर इफेक्ट में यूँ करके बबल बनता है। सही है? अब ये उसकी महारत है कि वो इसको कैसे लाता है। कोई एनिमेशन लगी हुई है, सही, अब वो इमेजेस लगाता है, वीडियो लगाता है, उसका ये है, उसका हेड है, वो कैसे भी करे। उसके बाद आपका आता है बैक एंड। फ्रंट एंड बन गया, अब फंक्शनैलिटी चाहिए। सही है? मैं बटन प्रेस करूँ, साइन अप कहा तो बंदा साइन अप हो, ऐसा ना हो कि बटन दबाया साइन अप कुछ हुआ ही नहीं। सही, क्योंकि फ्रंट एंड वाला तो इतना ही काम करेगा।
फिर बैकएंड वाला उसके पीछे राउट्स बनाता है, बैकएंड सर्वर बनाता है। फिर उसके बाद डेटाबेस इंजीनियर आता है। डेटाबेस इंजीनियर सबसे पहले क्लाउड पे डेटाबेस बनाता है, उसके बाद उसको बैकएंड वाले को उसका लिंक प्रोवाइड करता है, फिर उसकी टेबल्स बनाता है, रिलेशनशिप्स बनाता है। कोई है डेटाबेस, किसी ने कोर्स पढ़ा हुआ है डेटाबेस स्ट्रक्चर्स, किसी ने पढ़ा हुआ है? अच्छा, तो ये पूरी एक कंप्यूटर साइंस, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी का कोर्स उठा के देखेंगे तो डेटा स्ट्रक्चर्स का पूरा एक कोर्स होता है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स उसको कहते हैं। UBIT, सर सैयद, NAD, आप कोई भी यूनिवर्सिटी ले लें, उनके अंदर ये बड़ा बेहतरीन कोर्स है। लेकिन आपको, अगर आप किसी कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट से पूछेंगे तो वो किसी कोर्स से अगर वो नफरत करते हैं तो वो यही कोर्स है, डेटाबेस स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। इसमें बेसिकली आपको ये डिज़ाइन करना होता है कि एक डेटाबेस जब एक डेटा आ रहा है, आपको उसको मैनेज कैसे करना है। मैनेज करने का क्यों मसला है? क्योंकि आपको उसको क्वेरी भी करनी है, सही है, उस पर रिलेशनशिप्स बनते हैं। अब एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट के कौन कौन सा डेटा बार बार आएगा, तो उस पर हम वन टू मैनी का रिलेशनशिप लगाते हैं, सही है। अब एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के पास एक ही प्रोफाइल हो सकती है, अब ये वन टू वन रिलेशनशिप है, सही है। अब एक स्टूडेंट है, उसके डिफरेंट स्किल्स हैं, तो अब ये मैनी टू वन है। तो ये डिफरेंट आपको कौन बताता है? डेटाबेस स्ट्रक्चर, बैकएंड या डेटाबेस इंजीनियर। अब फुल स्टैक वाला कौन होता है? सबका फलूदा, सही है। तो फुल स्टैक डेवलपर एक फलूदा है, उसके पास हर स्किल सेट होता है, उसके पास हर जायका होता है, सही है, वो एक कंप्लीट पैकेज है। नहीं होता, नहीं होता, टाइम होता है आपको बेसिकली। मैं फिर भी बहुत ज़्यादा आपको एक एक चीज़ थोड़ा डीप डाउन बता रहा होता हूँ, लेकिन कभी भी फुल स्टैक डेवलपमेंट के कोर्स में किसी भी एक चीज़ पे ज़्यादा आपको फोकस नहीं कराया जाता। आपको एक तरह से ओवरव्यू दे दिया जाता है, आपको इतना कैपेबल बना दिया जाता है कि आपको CSS लिखना आ गई, आपको HTML लिखना आ गई, आपको JS लिखना आ गई, और आपको रिएक्ट लिखना आ गई। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसकी प्रैक्टिस करके कौन सी टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करते हैं। बात समझ रहे हैं? आपको इस पर टाइम लगेगा। आपको एक फाइवर का प्रोजेक्ट होगा ना, आपके धुएं निकल जाएंगे, क्योंकि आपको वो पता लगेगा कि यार जो क्लासरूम में असाइनमेंट मिलते थे, नेटफ्लिक्स का ये बना लो, नेटफ्लिक्स, वो ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। आपको क्लाइंट आके बोलेगा कि भाई क्लोन श्लोन नहीं चाहिए, इसको ये कार्ड ऐसे बनाओ, उसको ये करो, इसको ये करो। फिर उस क्लाइंट से बोलना, फिर उसको समझाना कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है, मतलब पॉसिबल है लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है, सही है। तो इस तरह के उसके बातें करना, फिर उसके बाद उसको एक पॉइंट पे आके मनवाना, फिर उसके बाद आपके उसको बनाना, फिर उसको डिलीवर करना, ये बहुत बड़ी साइंस है। आपको इस पर थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी एक्सपर्टीज़ लगती है। शुरू में तो आपके हाथ पैर फूलेंगे, आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लें, कितना भी आप एक्सपर्ट बन जाए, क्योंकि आपको रियल वर्ल्ड, क्योंकि इंटर्नशिप क्यों ज़रूरी बोली जाती है, क्योंकि आप जब एक यूनिवर्सिटी से निकलते हैं ना तो बड़े खुश होते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट है, 3.9 है, 3.8 है, सही है। मैं खुद 3.8 हूँ। मैं चौड़ा होकर निकला था कि भाई मैं तो, कंपनियां तो मुझे बोलेंगी सर आप आएँ, सही है। लेकिन जब हम निकले ना तो पहली मुझे जो जॉब ऑफरिंग हुई थी वो हुई थी 15,000 रुपये की, सही। वो मैंने की नहीं थी, वो अलग बात है, लेकिन मैं सोच रहा था कि जो उस कंपनी के बाहर एक बेचारा गार्ड खड़ा हुआ है, उसकी और मेरी सैलरी बराबर है। उसकी आई थिंक ज़्यादा थी, उसकी 25,000 थी, सही है। तो ये फिर जो एक डिसअपॉइंटमेंट हुई ना, एक बंदा NED से पढ़ के आ रहा है, 3.8 लगा के आ रहा है, सही है। तो उसके बाद जो फिर डिसअपॉइंटमेंट हुई, अच्छी खासा ना एक झटका लगा कि नहीं यार, ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। तो रियल वर्ल्ड जो सिनारियोज होते हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन बंदा वही निकलता है आगे जो थोड़ा काम को संभाल लेता है, ठीक है। शुरू के जो 2 साल होते हैं फ्रेश ग्रेजुएट के बाद, वो हमेशा मुश्किल होते हैं। अभी आप इंशाल्लाह यहाँ से रिएक्ट वगैरह जब पढ़ के जाएंगे तो आपको शुरू शुरू में लगेगा कि यार मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। मुझे भी फील होता था कि यार ये क्या पढ़ा है मैंने, कोई ना काम मिल रहा है, ना कोई मुझसे काम हो रहा है, गुड फॉर नथिंग। सुना है ये आपको ये फीलिंग होती है कि मतलब मुझे तो कुछ भी नहीं आता। मुझे कोई कंपनी वाला बोले फ्रंट एंड बना के दिखाओ, मैं फंस जाऊंगा। मुझे कोई कंपनी वाला बोले बैक एंड बना के दिखाओ, मैं फंस जाऊंगा। कंपनी वाला बोले इसको डिप्लॉय करके दो, मैं उसको बोलूँगा फायरबेस के अलावा और कुछ नहीं आता, सही है। तो शुरू शुरू में होता है गुड फॉर नथिंग, सही है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। मैंने भी पहला काम पकड़ने पे मुझे 2 साल लगे, सही है, मतलब सब कुछ सीखने में। लेकिन उसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी लर्निंग बंद ना करो और थोड़ा सा दिमाग लगाओ। फ्री का काम करने के लिए ना हज़ारों लोग बैठे हुए, सॉरी, काम करवाने के लिए। आप किसी को भी जाके बोलेंगे भाई मुझे ये चीज़ आती है, आपका अगर कोई काम है आप मुझसे करवा लें। आप मार्केट में इन तो हो, लोग बोलते हैं कि भाई मैं क्यों आऊँ, फ्री में काम क्यों करूँ,
उसको $100 मिल रहे हैं, मैं उसके लिए फ्री में काम क्यों करूँ? सही है। मसला ये है कि आप मार्केट में इन तो हो, आपको पता तो चले कि किस तरह का काम आता है, तो आपका पोर्टफोलियो तो बने, उसी के बेसिस पे आगे तो आप फाइवर और अपवर्क पे काम मांगोगे। अब एक बंदे को तुम वो बूटस्ट्रैप की प्रोफाइल दिखा रहे हो या वेबसाइट दिखा रहे हो जो दुनिया में आधे अपवर्क के जो फ्रंट एंड डेवलपर्स हैं वो अपनी प्रोफाइल में लगा के भेज रहे हैं, उसको तो कोई अच्छा नहीं लगेगा। सही है। लेकिन अगर आप उसको ये भेजोगे कि ये वेबसाइट देख रहे हो, लिंक ये फलां कंपनी का है, वो कंपनी एक स्टार्टअप है, उस स्टार्टअप के लिए वेबसाइट मैंने बनाई, अब इसका इम्पैक्ट वो आगे के जो 50 फ्रीलांसर्स हैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया। आपने उसको एक ऐसा एग्जाम्पल दिया जो कि एग्जिस्टिंग है, जो कि कंपनी चल रही है, तो वो बोलेगा यार ये बंदा मार्केट का है, अनाड़ी नहीं है। तो मार्केट का बंदा जो होता है ना, उसके फिर मुश्किलात उसको पता होती हैं, कौन कौन सी मुश्किलात होती हैं। तो खैर, हम फ्लैक्स ग्रो और फ्लैक्स श्रिंक पे थे, फिर से दोबारा आगे पीछे निकल गए। उसके बाद हम लोगों को बेसिकली जो चीज़ करनी है वो आपको करनी है ग्रिड। सही है। तो हम क्विकली थोड़ी देर में देख लेते हैं कि ग्रिड क्या चीज़ है। ग्रिड वैसे तो बहुत कमाल की चीज़ है। सही है। यहाँ पे हम लोग HTML5 लिख रहे हैं। वैसे ग्रिड किसको कहते हैं? कोई भी एक ग्राफ पेपर है वो क्या है? ग्रिड है। समझते हैं ना? जो आपका HTML का पेज है वो बेसिकली क्या है? इसमें कितने कॉलम्स हैं? इसमें रॉज कितनी है? अगर इसमें हम लोग इसको कॉपी डाउन कर लें, अब कितनी रॉज हैं? दो। कॉलम्स कितने हैं? 3 कॉलम्स हैं। 3 कॉलम्स, 1 2 3। तो ये बेसिकली क्या है? ग्रिड। क्या है? ग्रिड। कार्टेशियन सिस्टम बताया था मैंने, XY कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन सिस्टम। तो कार्टेशियन सिस्टम बेसिकली बना हुआ किस पे है? ग्रिड पे, एक्स और वाई पे। इसी इसी से मुतासिर मुतासिर होकर कुछ केसेस के बनाने वालों ने एक प्रॉपर्टी निकाली जिसको उन्होंने क्या बोला? ग्रिड। सबसे पहले हम एक बनाते हैं कंटेनर। कंटेनर आपको आपकी ज़िंदगी में अब बहुत ज़्यादा आएगा। सही है। उसके बाद हम कुछ डिव बनाते हैं, 7 किस्म के डिव बनाते हैं हम लोग। सही है। इसको हम क्लासेस देते हैं। पहले डिव को हम क्लास देते हैं, क्या देते हैं? नेव बा। सही है। इसको हम क्लास देते हैं साइड बार। इसमें से अगर कोई भी चीज़ आप लोगों ने ज़िंदगी में ना देखी हो तो मुझे बताइएगा। उसके बाद है मेन। मेन के बाद क्या होता है? कंटेंट 1 कर दिया, इसको कंटेंट 2 कह दिया, इसको कंटेंट 3 कह दिया, और फाइनली क्या कह दिया? फुटर। सही है। इसमें कोई मसला? अब मैंने इसको बीच में भी लिख दिया कि भाई मुझे पता लगेगा कौन सा डिफ किसका है। बात समझ आ रही है? अब हम लोग यहाँ पे लेते हैं, हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया, HTML का काम ख़त्म हो गया। ओपन विद लाइव सर्वर पे देखते हैं। तो अभी ये डिव ही हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर ऊपर है। ये बात तो सबको समझ आ रही है। अब हम लोग आते हैं स्टाइलिंग पे। सही है। यहाँ पर आगे हम लोग कहते हैं गूगल, यहाँ पे हम कह देते हैं कलर पैलेट। कलर पैलेट में जाके हम लोग कोई कलर पैलेट डिसाइड कर लेते हैं। आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त कलर पैलेट है। सही है। अब यहाँ पर आकर हमने कहा डॉट नेव बार। सही है। इसका हमने बोला तुम्हारा बैकग्राउंड कलर होना चाहिए ये। सही है। उसके बाद हमारे पास कौन है? साइड बार। तो बोला तुम्हारा ये कलर होना चाहिए। उसके बाद कौन है? मेन। के बाद हमने मेन उठा लिया, और मेन का कलर क्या होना चाहिए?
ये, और फाइनली एक है डॉट फुटर। पे आते हैं, फुटर पे फाइनली हम लोग लगा लेते हैं ये। अब हमारे पास 3 और थे डॉट कंटेंट 1 के अंदर हम देते हैं बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर देते हैं ये वाला, लेकिन इस वाले को हम थोड़ा सा डिफर करेंगे ताकि थोड़ा सा शेड अलग आए। सही है। अब यहाँ पे हम इसको 2 कर देंगे और यहाँ पे हम इसको 3 कर देंगे, लेकिन अब मुझे पता है कि इसका भी मुझे शेड थोड़ा सा डिफर करना पड़ेगा। इसी तरीके से इसका शेड भी मुझे थोड़ा सा डिफर करना पड़ेगा। अब अगर हम लोग पीछे आते हैं तो हमारे पास एक कलर पैलेट्स तैयार हैं। सही है। अभी तक कुछ ना कुछ बना है, लेकिन अभी तक कुछ मज़ा नहीं आया। ये बात सही है। अब इसमें ये तो सिंपल आपके डिव हैं, आप बोलेंगे आपने कमाल क्या किया। इसके बाद हम आते हैं डॉट कंटेनर में। आपको पता है कि डॉट कंटेनर हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं फ्लैक्स में भी। क्या डॉट कंटेनर, इसकी हम लोग हाइट दे देते हैं इसको 100 VH का। आपको मतलब पता है कि क्या हुआ, वो ये चले गए। ये बात सबको पता है। अभी तक कोई ग्रिड का काम आया है? नहीं आया। सही है। अब आपको सबसे पहले क्या देनी है, डिस्प्ले ग्रिड। कोई फर्क आया? आया। उसने जितने बॉक्सेस थे उनकी जो हाइट है उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये बात समझ आ रही है? और यहाँ पे आपको उसको जो कंटेंट है वो भी नज़र आ रहा है। अगर कंटेंट नज़र नहीं आ रहा है तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे, हम इसको बॉडी कर लेते हैं। बॉडी में जाके हम कलर कर लेते हैं वाइट। सही है। अब कुछ नज़र सही आ रहा है। अब इसको हम फॉन्ट वेट कर लेते हैं 500। सही है। और यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट अलाइन कर लेते हैं सेंटर। अब कुछ बेटर है। थोड़ा सा फॉन्ट साइज भी इंक्रीज मार देते हैं। फॉन्ट साइज हम दे देते हैं 24 px। सही है, जो कि बेसिकली आपकी हेडिंग का है। अब हमारे सामने कुछ डब्बे हैं, जो कि डब्बे कोई सेंस नहीं बना रहे, इसका क्या करना है और इसका ग्रिड से क्या ताल्लुक है। अभी तक आपने जो पहला चेंज देखा वो कहाँ पे देखा, जब मैंने कंटेनर पे क्या लगाया, डिस्प्ले ग्रिड। तो जो हमारे बॉक्सेस थे वो खिंच के सारे जो हमारा 100 VH था उस पर फैल गए। बात समझ आ रही है? एक और हम काम करते हैं कि यहाँ पे हम लोग एक यूनिवर्सल, बल्कि नहीं लगाते फिलहाल, छोड़ो। सही है। अब हमारे पास डिस्प्ले, ये कौन है, कंटेनर। यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रिड टेम्पलेट। पहले हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, ग्रिड। अब मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज। नीचे उसकी क्या डिस्क्रिप्शन दे रहा है, स्पेसिफाइज नेम्ड ग्रिड एरियाज। बात समझ आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही होगी। बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ लिखने के लिए हमें एक और चीज़ चाहिए। सही है। अब वो चीज़ क्या है, मुझे ग्रिड को ये बताना है कि इसके कौन कौन से बॉक्सेस हैं। सही है। आप इसको क्लास, आप कह सकते हैं कि सर क्लास तो उसका आइडेंटिफायर है, लेकिन ग्रिड में सिस्टम अलग है। ग्रिड बोलता है मुझे अपने नाम दो। ठीक है। अब वो इसको नाम कैसे देना है, ये वाली जो क्लास है ये किस पे लग रही है, नेव बार पे। तो हम इसको अब एक प्रॉपर्टी देंगे, कौन सी, ग्रिड एरिया। और इस पर मैं उसका नाम रख देता हूँ क्या, नेव बार। और जाहिर सी बात है आप समझ गए होंगे ग्रिड एरिया में मैं क्या रखूंगा, साइड बार। और मेन पे क्या रखूंगा, मेन। थोड़ा ख्वारी का काम है लेकिन अब करना पड़ेगा। उसके बाद कितना बेहतरीन होता कि वो यूट्यूब वीडियो में नहीं होता फास्ट फॉरवर्ड, अगर वो हमारे पास होता। यहाँ पे हमारे पास 2 और यहाँ पे हमारे पास 3 और यहाँ पे आपके पास फाइनली क्या आ गया, फुटर।
प्रॉपर्टी का नाम क्या है? ये काम क्या कर रहा है? सिर्फ नाम दे रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा, नाम दे रहा है। हम जरा पीछे चलते हैं, ये क्या हुआ? इसको अगर हम हटाएं तो बेसिकली उसने क्या कर दिया है, उसने आपने उसको नाम दे दिया लेकिन आपने उसको बताया नहीं है कि नामों का करना क्या है। उसके लिए हमें कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए? ग्रिड टेम्पलेट एरियाज। अब ग्रिड टेम्पलेट एरियाज का एक खास बात है, ये दूसरी जो CSS की प्रॉपर्टी है उससे थोड़ी मुख्तलिफ है। आपने सबसे पहले क्या करना होता है, इसको आप एंटर दबा के, मेरा आपको एक एडवाइस है कि आप इसको ऐसे कर लें, ठीक है? ऐसा करने के बाद हम चलते हैं गूगल ड्राइंग में। सही, हम एक ड्राइंग करते हैं, हम न्यू बनाते हैं, एक न्यू ड्राइंग बनाते हैं। अब न्यू ड्राइंग में आने के बाद मैं शेप उठाता हूँ, कौन सा? रेक्टेंगल। अब मुझे ना लेआउट डिफाइन करना है। अब ये लेआउट जो है ना, ये डिफाइन अगेन आपको UI UX डिज़ाइनर देता है, लेकिन हम एक जेनेरिक में आपको लेआउट देता हूँ जो कि एक नॉर्मल किसी भी वेबसाइट का लेआउट होता है। अब देखें, सबसे पहले क्या आएगा? नेव बार, ये बात सबको पता है। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? साइड बार। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा मेन। सही है। मेन के बाद हमारे पास क्या आएगा? कंटेंट। सही है, ये एक और कंटेंट आ गया, और ये आपके पास दूसरा कंटेंट आ गया। सही है, ये आपके 3 कंटेंट हो गए। अब उसके बाद फाइनली हमारे पास क्या आएगा? एक अब ये मेरी वेबसाइट का बेसिकली क्या होना चाहिए? एक लेआउट। क्या होना चाहिए? लेआउट। मैं चाहता हूँ मेरा जो कंटेंट है कैसा डिफाइन हो, इस तरीके का। अब सवाल ये बनता है कि इसमें कॉलम्स कितने हैं? इसमें कॉलम्स कितने हैं भाई? कितने कॉलम्स हैं? किसी और कुछ बोलना है? कितने कॉलम्स हैं? अगर मैं इसको नहीं, अगर मैं इसको ग्रिड पे ड्रॉ करूं, एक ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करूं, तो आपको क्या लगता है वो कितने कॉलम्स दिखाएगा? देखें, एक यहाँ पर है, ये बिल्कुल ही टेढ़ा पेढ़ा आ रहा है। एक यहाँ पर है, ये क्या है? ये एक कॉलम है। ये ये दूसरा कॉलम है, और ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये फाइनली चौथा। अब देखें, ग्रिड की ये खास बात होती है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रिड के सारे पॉइंट्स पे ब्रेक डाउन करें। अगर नेव बार है तो नेव बार कितने कॉलम्स के थ्रू अक्रॉस जा रही है? 4 कॉलम्स में। तो ये ग्रिड की प्रॉपर्टी है। आप ग्रिड बनाते हैं तो लाइनें खींचते हैं ना। अब ये आपकी मर्जी है कि आपने 3 लाइनों के बीच में एक बॉक्स बनाया है, या 2 लाइनों के बीच में, या एक लाइन के बीच में। लेकिन इसका रूल ये होता है कि आप जो सबसे छोटा ब्रेकिंग पॉइंट है ना, वहां पे आप लाइंस बनाएंगे। जैसे इसका सबसे छोटा ब्रेकिंग पॉइंट कौन से हैं? ये वाले। सही है। तो यहां पे आपने बेसिकली क्या बना ली? लाइंस। अब आते हैं रॉज में। इसमें रॉज कितनी है? 4 कॉलम्स हैं, ये पक्का है। रॉज कितनी है? तो पहली रॉ यहां से शुरू हो रही है, यहां पे खत्म हो रही है। सही है। दूसरी रॉ यहां पे खत्म हो रही है, फिर एक यहां पे खत्म हो रही है, और फाइनली ये थोड़ी गलत आ गई है, और आखिरी वाली जो रॉ है वो यहाँ पे आपकी फिनिश है। तो कितनी रॉज हैं? 1
2 3 4। तो ये बेसिकली क्या है, 4/4। अब ज़रा इसमें आते हैं दोबारा, कितनी रॉज आपने बोली, 4। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये बेसिकली ये कौन सी रो है, पहली। ये कौन सी रो है, ये तीसरी और ये चौथी। पहले आते हैं पहली रो में। पहली रो में मुझे ये बताएं कि कॉलम्स कितने हैं, 4। लेकिन इन चारों कॉलम्स पे क्या रन हो रहा है, नेव बार। और नेव बार का नाम क्या है, नेव बार। तो मैं यहां पे बेसिकली 4 बार क्या लिखूंगा, नेव बार। उसको ये बताने के लिए कि कॉलम्स कितने हैं, 4। और कॉलम में लेकिन आपने बनाना क्या है, चारों कॉलम्स के अराउंड नेव बार बनाना है। जरा देख के चलते हैं, कुछ फर्क आया, नहीं ये अभी तक पागल हुआ है। सही है। उसके बाद हम अब इस पे वापस चलते हैं। ये कौन है, साइड बार। साइड बार सिर्फ पहले कॉलम में, तो हमने साइड बार का नाम कॉपी किया, हम दूसरी रो में गए, हमने दूसरी रो पे साइड बार लिख दिया, हमने स्पेस दे दिया, तो पहला कॉलम खत्म। अब दूसरे कॉलम में क्या है, यहाँ पे मेन, तीसरे कॉलम में, चौथे कॉलम में मेन। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, मेन मेन मेन। समझ रहे हैं। और यहाँ पे अब तीसरे कॉलम पे आ गए, सॉरी तीसरी रो। तीसरी रो में पहला क्या है, साइड बार। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइड बार। यहाँ पे दूसरे कॉलम में क्या है, कंटेंट। और दूसरे कॉलम में और फाइनल कॉलम में। अब आ जाए आखिरी वाली आपकी रो पे। आखिरी रो में पहले क्या है, साइड बार। उसके बाद फुटर फुटर फुटर। अब जरा देखते हैं, अब भी कोई फर्क आया, अब भी कोई फर्क नहीं आया। अब क्यों नहीं आया, आपने ग्रिड टेम्पलेट एरियाज बना लिए, आपने ग्रिड एरिया बना लिया, एक चीज अभी भी रहती है। सही है, आपने ग्रिड टेम्पलेट एरियाज में तो उसको बता दिया कि कितने कॉलम्स हैं और कितनी रॉज हैं और वो कहाँ कहाँ लगानी है, लेकिन उन कॉलम्स और रॉज का साइज क्या होगा, ये तो अभी तक आपने नहीं बताया। सही है, इसको जरा समझें। आपने उसको ये बता दिया कि कहाँ पे क्या लगेगा, लेकिन अभी तक आपने उसने ये नहीं लगाया कि वो जो चीज़ आपने लगाई है उसका साइज कितना दूं। तो उसके लिए आपके पास दो आपने प्रॉपर्टीज यूज करनी है, एक है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ग्रिड टेम्पलेट रोज। अब मुझे बताएं कि कॉलम्स कितने हैं, और रोज कितनी है। सही है, फ्रैक्शन। यार मैंने कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं की है। क्या, नहीं नहीं, 0.2 एफ आर क्या, नहीं नहीं नहीं, तो देख लेते हैं थोड़ा कॉलम्स। वैसे नहीं, कॉलम्स मैं चाह रहा हूँ कि ये हो 0.2 एफ आर, 0.4 एफ आर।
ये 1FR होना चाहिए। ये रोज में हमारे पास होना चाहिए 0.2FR, 0.4FR, यहाँ पे 0. यार ये सर्च कर लेते हैं, पता नहीं ये मेरे क्यों नहीं चल रहा। Grid template areas, grid area, ओके ओके ओके। यहाँ पे ध्यान दे भाई। तो अभी हमारे साथ मिस्टेक ये हुई थी कि हमने CSS में जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट लगा दिया था। सही है। तो आपसे पहले मैं रिएक्ट की क्लास पढ़ा के आ रहा हूँ। तो मैंने बेसिकली जो कन्वेंशन है वो कौन सी इस्तेमाल कर ली थी, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट की। सही है। आप भी जब पढ़ेंगे तो आपको ये बात याद आएगी, आप इस वीडियो पे दोबारा आके देख लीजिएगा कि मैंने सेम वही कन्वेंशन यूज़ किया है जो कि एक जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में होती है। वहाँ पे जब हमारे पास न्यू लाइन आती है तो हम कॉमा देते हैं। सही है। कॉमा पे उसका टर्मिनेशन होता है और फाइनल टर्मिनेशन जो होता है वो सेमी कॉलन पे होता है। तो मैंने वहाँ पे कॉमा कॉमा दे दिया था, हालांकि इस पर कॉमा कॉमा नहीं देना। बेसिकली वो क्या समझ रहा था कॉमा लगने की वजह से कि ये यहाँ पे ख़त्म हो गया है। सही है। अब इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि मैंने क्या किया है। मुझे पता था ये कुछ ऐसा ही दिखेगा, सही है। आप लोगों को नहीं पता था, लेकिन मैंने आपको ड्राइंग में दिखा दिया था। अगर आप गौर करें तो आपके पास एग्जैक्टली सब कुछ वैसा ही दिख रहा है जैसा कि वहाँ पे हमने डिफाइन किया था। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ें हैं वो पहले उनको थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले ग्रिड टेम्पलेट एरियाज। ग्रिड टेम्पलेट एरियाज में आपने ये बताया था कि कौन सा डब्बा कहाँ पे लगेगा। सही है। अब ज़रा उसको आप देखें, पहले वाले डब्बे में ग्रिड टेम्पलेट एरियाज में हमने क्या लिखा था, नेव बार नेव बार नेव बार 4 बार। तो आप देखेंगे नेव बार ऊपर पूरे पे रन कर रहा है। फिर दूसरी आप रॉ पे देखें, फिर तीसरी रॉ पे देखें और चौथी रॉ पे देखें, एग्जैक्टली वही कन्वेंशन इस्तेमाल हो रही है जो कि मैंने यहाँ पे यूज़ की हुई। ठीक है, सिंपल। उसके बाद आपके पास ग्रिड एरिया में ये अगेन नाम दिए हुए हैं जिससे ये इसको पहचान रहा है कि मेरा कौन सा बॉक्स है, वो कौन सा बॉक्स है, ये कौन सा बॉक्स है। ठीक है। अब फाइनली हमारे पास जो दो मेन कॉलम बचते हैं इसको हमें डिस्कस करना बाकी है, फिर उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। सबसे पहला है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। अब यहाँ पे आप उसको बताते हो साइज। अभी थोड़ी देर पहले आपने श्रिंक और ग्रो में क्या पढ़ कर आए हैं आप लोग, रेशोज। ये भी रेशोज हैं, ये एग्जैक्ट सेम रेशोज हैं, लेकिन सिर्फ इसके आगे क्या लग जाता है, एफ आर। एफ आर का फुल फॉर्म है बेसिकली फ्रैक्शन। अगर आपको पता हो कि रेशोज का दूसरा नाम क्या है, फ्रैक्शंस, तो ये आपको बता रहे हैं ये 1 फ्रैक्शन 1 फ्रैक्शन 1 फ्रैक्शन और 1 फ्रैक्शन, ये किसको बता रहे हैं, कॉलम्स। और अगर आप हमारे डिजाइन में जाएंगे तो आप देखेंगे कॉलम्स ऑलमोस्ट आर ऑफ द सेम साइजेस। सही है, दे आर ऑफ द सेम साइजेस। जब ये सेम साइजेस हैं तो 1 FR 1 FR 1 FR 1 FR, इसका क्या मतलब है, कितने 1 है, 4। तो ये कितना टोटल कितना हो गया, 4। सही है। तो एक जो आपका कॉलम होगा उसकी विड्थ कितनी होगी, 1/4, दूसरे की भी 1/4, तीसरे की भी 1/4 और फाइनली आखिरी की भी 1/4। लेकिन अगर आप इस पे देखेंगे रॉज में तो अब इनकी साइजेस डिफरेंट है।
आप इसका साइज देखें, आप इसका साइज देखें, उसके हवाले से ही मैंने क्या किया हुआ है, मैंने अपने रेशोज अंदाजन डिफाइन किए हैं जो मुझे पता है कि ग्रिड में होते हैं नॉर्मली, लेकिन आप इसको अपने हस्बे जायका जो आपको अच्छा लगे, जैसे कि आप मैंने इसको कर लिया 0.4 FR, तो हम यहाँ गए तो हम 100% पे करते हैं ताकि आपको वो सब साफ दिखे। अब ज़रा देखिए कि अब मुझे लग रहा है हाँ मुझे नेव बार इतना चाहिए, सही है, मैंने 0.4 किया, वो थोड़ा सा उसकी थिकनेस बढ़ गई। उसके बाद 1.2 FR, 1.2 FR कौन है, मेन। अगर आपको लगता है कि 1.2 इसमें कम है तो आप इसमें 1.6 दे दें, तो मेन थोड़ा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद कंटेंट 1, कंटेंट 2, कंटेंट 3 का तकरीबन साइज इतना ही होता है, सही है, जो कि मैंने कितना सेट किया हुआ है 1.4। उसके बाद फाइनली फुटर है, फुटर का मैंने साइज कितना सेलेक्ट किया हुआ है 1। इसका मतलब है कि जो सबसे ज़्यादा पोर्शन लिया हुआ है वो किसने लिया हुआ है, मेन वाले सेक्शन ने। उसके बाद कौन है, कंटेंट। उसके बाद फाइनल कौन है, फुटर, और सबसे छोटा आपका नेव बार। अब एक काम और करते हैं, यहाँ पर अब आके हम लोग इस यूनिवर्सल को हटाते हैं, और आपको पता है कि हम मार्जिन इधर क्या कर देते हैं 0, और पैडिंग क्या कर देते हैं हम लोग 0, तो आपके वो कंप्लीट पेज के ऊपर आ चुकी है, ठीक है। इसके अलावा अभी हमारे पास एक छोटी सी प्रॉपर्टी है जो कि इसको बहुत खूबसूरत बनाती है, एक कंटेनर के अंदर। अब अगेन ये यहाँ पे फ्लेक्स वाला मसला है, आपको ये याद रखना पड़ता है कि मेन कंटेनर की प्रॉपर्टीज कौन है और इंडिविजुअल उसके एलिमेंट की प्रॉपर्टी कौन सी है। अभी तक आपने जितना काम किया है किसके अंदर किया है, कंटेनर। और आपका जो बॉक्सेस वाले प्रॉपर्टीज है उसमें सिर्फ कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, ग्रिड एरिया। बैकग्राउंड कलर तो मैंने आपको दिखाने के लिए लगाया हुआ है, सही है। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है जो कि बड़ी अच्छी है, उसको हम कहते हैं ग्रिड डैश गैप, लिख लो यार ये याद नहीं रहा, ग्रिड गैप। अब ग्रिड गैप में आप फर्ज करने दे दिया आपने 20 पिक्सल्स, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है, हम दे देते हैं 1 पिक्सल 10 पिक्सल्स। तो आपको दिख रहा है कि सारे उनमें उन्होंने क्या दे दिया, थोड़ा थोड़ा सा गैप दे दिया है अपने हिसाब से। लेकिन अगर आप इसको 0.5 REM देंगे तो शायद ये और थोड़ा सा डिसेंट दिखाए, हाँ बेटर, सही है। तो अब आपको पता लग रहा है उसने थोड़ा बहुत गैप्स दे दिया है। बेसिकली ये रॉ और कॉलम में भी डिवाइड होता है, अगर आपको रॉ और कॉलम को अलग देना है तो आप इसको दे सकते हैं ग्रिड रॉ गैप, कुछ करके ऐसे ही होता है। खैर आप इसको देख लीजिएगा, मैंने कभी ये अलग से ट्राई नहीं किया, लेकिन आप वो अगर अलग से करना चाहें तो करें। नॉर्मली हमारे पास क्या होता है ग्रिड गैप, जो कि इक्विलेंट स्पेस दे देता है सारे बॉक्सेस में। एक और चीज़ इसमें हम कर सकते हैं, वो कौन सी है आपको कंटेनर पता है, कंटेनर के अंदर क्या पड़े हुए हैं, डेव पड़े हुए हैं। डेव के अंदर आपको पता है आप क्या लगा सकते हो, बॉर्डर रेडियस। अगर आप बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल्स का लगाओगे तो आपको पता लगेगा कि आपके जो कॉर्नर्स हैं बड़े बेहतरीन से, हल्का सा स्लाइड कर्व है, लेकिन वो स्लाइड कर्व एक बहुत एक एस्थेटिकली प्लीजेंट लुक देता है, सही है। या आप एक और काम कर लेंगे, जो बॉडी है इसमें आप पैडिंग दे दें हर जगह से 10 px की, तो थोड़ा सा वो उधर उधर से आपको जगह मिल जाएगी। ऊपर से भी है लेकिन मैं अब किया, तो अब आपको पता लग रहा है कि आपकी जो अब वेबसाइट है वो एक पूरा उसका जो लेआउट है वो भी बन चुका है। ये सिर्फ लेआउट है। ग्रिड आपको किस चीज़ में हेल्प करता है कि आप फ्लैक्स, अब यही सेम काम आप मुझसे पूछेंगे फ्लैक्स से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सही है। इवन आप मेन के अंदर फ्लैक्स अलग से इस्तेमाल कर लें, आपको कोई मना नहीं कर रहा। आप नेव बार के अंदर फ्लैक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको कोई मना नहीं कर रहा। आप कंटेंट 1 के अंदर फ्लैक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको मना नहीं कर रहा, क्योंकि ये सारे क्या हैं, हेवी तो हैं, सही है। आप ये पूरा का पूरा फ्लैक्स के थ्रू बना लें, आप बना सकते हैं। आप पहले नेव बार पे फ्लैक्स लगा लें, फिर आप इस पे इन दोनों पे फ्लैक्स लगा लें, आप इन चारों पे फ्लैक्स लगा लें, फिर आप फाइनली इन दोनों पे फ्लैक्स लगा लें, आपकी मर्जी है। तो यही काम किससे हो सकता है, फ्लैक्स से भी हो सकता है, ग्रिड से भी हो सकता है, लेकिन फ्लैक्स पे आप समझ रहे हैं कि काम थोड़ा तवील है। अभी आपने एक और चीज आप पढ़कर आए, कौन सी चीज आप पढ़ के आए, मीडिया क्वेरी, सही है।
चलें इसको अगली क्लास में देख लें, अभी नहीं है। मैं वही करने जा रहा था मीडिया क्वेरी से। अभी आप इसको जब छोटा करेंगे ना तो ये एक सर्टेन लिमिट तक आके रुक जाएगा, बोलेगा भाई बस कर दे, सही है, लेकिन ये इसको पिचकाएगा। अब आप इसको छोटा करेंगे वो उसको पिचकाएगा, लेकिन वो बहुत छोटे हो जाएंगे, रीडेबल ही नहीं है। तो इसका नॉर्मली हमारे पास तरीका ये होता है, एक बहुत सिंपल तरीका होता है। वो सिंपल तरीका क्या होता है? मीडिया क्वेरी यूज़ करना। आप सिंपल मीडिया क्वेरी यूज़ करते हैं और उसकी सारी अरेंजमेंट को आपके मोबाइल फॉर्मेट के हिसाब से कर देते हैं, तो आपके पास मोबाइल फॉर्मेट आ जाता है। ये इंशाल्लाह हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग मीडिया क्वेरी लगा के मोबाइल फॉर्मेट करेंगे। बड़ा ज़बरदस्त सा मीडिया का मोबाइल फॉर्मेट आएगा। लेकिन आपके पास मोबाइल फॉर्मेट आ गया, फिर उसके बाद हम इसको फायरबेस पे डिप्लॉय करेंगे। फिर आप अपने मोबाइल्स पे यूज़ करेंगे तो आपको अलग फॉर्मेट दिखेगा, आप अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर्स पे देखेंगे तो आपको अलग फॉर्मेट दिखेगा। तो आपको बड़ा बेहतरीन लगेगा कि अभी तक आपने इसमें कुछ फिल नहीं किया, अभी तक आपने इसके अंदर कोई चीज़ कंटेंट भरा नहीं है, लेकिन आपको एक बड़ी बेहतरीन किस्म की वेबसाइट फील होगी। ठीक है, तो ये आज अभी तक हम इसको इतना ही रखते हैं। और अगेन आप एक मिनट, एक अभी आपको लास्ट टाइम कौन सा असाइनमेंट दिया हुआ है? नेटफ्लिक्स वाला। तो अब नेटफ्लिक्स का जो असाइनमेंट है आप उसको कंप्लीट करें। अब आप उसमें ग्रेड लगाएं, फ्लैक्स लगाएं, ABCD जो भी लगाएं, मीडिया क्वेरीज लगाएं, मुझे नहीं पता, लेकिन उसको कम अज़ कम थोड़ा सा क्लोन है, क्लोन कर लें, या थोड़ा दिमाग लगाएं। किसी ना किसी ने ट्यूटोरियल बनाया हुआ होगा नेटफ्लिक्स का, सही है। नेटफ्लिक्स क्लोन लिखें, गूगल पे ट्यूटोरियल लिखें, आपको मिल जाना चाहिए। थोड़ा सा दिमाग लगा लो, गूगल पे सब कुछ अवेलेबल होता है। क्या? नहीं 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 नहीं, उनका हम चेक कर लेंगे। कौन सी? यार ये आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, मुझे फिनिश करना था, तो इंशाल्लाह इसकी हम करवा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। इवन हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट वीक ये करेंगे कि इसी को मैंने कहा ना हम डिप्लॉय करेंगे, तो उसमें भी हम तो उसको दोबारा देख लेंगे। ठीक है जी। तो